अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला आपके साथ है। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं और जो वीडियोस आपकी नज़रों से गुज़र रही हैं, ये हमारी गर्ली गैंग की बहुत ही खूबसूरत मेंबर सदफ़ मिर्ज़ा के आर्ट वर्क और उनके हाथों के काम की तस्वीरें और वीडियोस हैं। सदफ़ मिर्ज़ा का जो इंटरव्यू था, ये तकरीबन पौने 3 घंटे चला। हमारी स्पेस तकरीबन पौने 3 घंटे की थी। उसमें से तकरीबन 1 आवर की स्पेस ऑलरेडी मैं पहले वाले व्लॉग में कवर कर चुकी हूँ, जिसमें सदफ़ ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताया था। जिस तरह से उनके पेरेंट्स ने उनकी ग्रूमिंग की, उनकी स्कूलिंग की, उनकी आर्ट से दिलचस्पी को एनहांस किया और फिर सदफ़ ने एनसीए में एडमिशन ले लिया। पिछले व्लॉग से आपको ये तो पता चल गया था कि सदफ़ को मैथमेटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसलिए वो आर्किटेक्चर तो कर नहीं सकती थी। तो जो चीज़ उन्होंने एनसीए में ऑप्ट की वो थी ग्राफिक्स। और 3rd ईयर में जाके सदफ़ को मालूम हुआ कि ग्राफिक्स के लिए तो उन्हें कंप्यूटर की नो हाउ भी चाहिए थी। कंप्यूटर, उसकी विंडोज़ और हफीज़ सेंटर के मुख्तलिफ़ लोगों ने किस किस तरह से सदफ़ को बेवकूफ़ बनाया, वो ख़ुद ही वो बताएंगी। और फिर उनके क्लास फेलो ने किस तरह से उनकी हेल्प की और उसके बाद सदफ़ ने ग्राफिक्स में प्रोफेशनली कितना काम किया, दुबई में, पाकिस्तान में और बाकी सारी दुनिया में। उसकी सारी दास्तान तो वो ख़ुद ही सुनाएंगी, हंसते हंसते सुनाएंगी और बड़ी मज़े से। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप सदफ़ की बातें सुनें। अच्छा खैर, तो मुझे नहीं इल्म था, ये मेरे लिए भी एक न्यूज़ थी कि सदफ़ इतना खूबसूरत काम करती हैं। मैंने आज सुबह जब उनके इंस्टाग्राम को चेक किया और उस पर मौजूद उनका काम, उनकी वीडियोज़ और ये सब कुछ मैंने देखा, तो आई वाज़ रियली एंड लिटरली ओवरवेल्म्ड। वो प्रेस प्रिंटिंग और ये ऑयल पेंटिंग और खुदा जाने क्या क्या कुछ वो करती हैं, वो तो खैर वही बताएंगी। टेक्निकल टर्म्स का मुझे नहीं पता, सिवाय इसके कि कोई एचिंग होती है और कोई नाइट्रिक एसिड वो यूज़ करती हैं और फेरिक क्लोराइड भी यूज़ करती हैं। तो मुझे चूँकि इन केमिकल्स के नाम पता हैं तो वो मुझे पता है कि वो कुछ करती हैं। ये जो तस्वीरें हैं, इनकी डिटेल्स के लिए आप सदफ़ का जो इंस्टाग्राम है उसको प्लीज़ चेक कीजिएगा, सदफ़ मिर्ज़ा आर्ट। उसमें जो आर्ट और मिर्ज़ा का ए है वो सिर्फ़ एक है। तो सदफ़ मिर्ज़ा आर्ट के साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे सदफ़ को फॉलो कर लें तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, जिसको एक वीडियो की फॉर्म में मैंने यहाँ पर अपलोड किया है और आपके साथ शेयर किया है। सदफ़ की बातें तो हमारी गर्ली गैंग की स्पेसेस में पहले ही हमें हंसाने का बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उनका आर्ट वर्क देखने के बाद और किस तरह से वो लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बच्चों को इंस्पायर करती हैं और वो कितनी जेनरस हैं अपना आर्ट वर्क सिखाने में, सदफ़ से बातचीत करने के बाद हमें इल्म हुआ। शी इज़ सच अ नाइस पर्सन, मतलब इतनी ज़बरदस्त आर्टिस्ट और उसके बाद डाउन टू अर्थ। हर वक्त अपने आप को यही कह रही कि मैं नालायक थी, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं क्लास में सबसे एंड पे होती थी, मैथमेटिक्स का मुझे कुछ इल्म नहीं, मुझे कोई ख़बर नहीं। लेकिन आप ये देखें, आप उनके हाथ देखें, नाखूनों पे चढ़ी हुई स्याहियाँ चेक करें और ये मज़दूरों की तरह ये देखें, ये किस तरह से कॉपर की प्लेट्स के ऊपर या बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ये किस तरह कार्विंग करती हैं, कभी नीडल्स के साथ, कभी किसी और चीज़ के साथ, हथौड़ियाँ, छेनियाँ और अल्लाह जाने क्या क्या कुछ। फिर कितने सारे जो कमर्शियल कंपनीज़ हैं उनके लिए काम करती हैं, अपने बच्चों को आर्ट वर्क उन्होंने सिखाया है। उनकी बेटी माशाल्लाह एक ज़बरदस्त एग्ज़िबिशन्स का पार्ट रह चुकी है। तो ये सारी बातें जानने के लिए ज़ाहिर है कि जो स्पेस है वो आपको सुनना पड़ेगी, देखना पड़ेगी। और ये देखें ज़रा, ये उस सदफ़ को रावलपिंडी, इस्लामाबाद की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी बहुत फ़िक्र है और वहाँ जा के ये उन्होंने फ़ोटो वॉक एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई है कि मैं फ़ोटो वॉक करती हूँ। मीन्स के कैमरा ले जाती हैं, तस्वीरें बनाती हैं और फिर उन तस्वीरों से इंस्पायर हो के तो ये इस तरह के आर्ट के नमूने बनाती हैं।
तो सदफ़ का जो ये वाला काम है, मुझे तो इतना डिफरेंट, इतना इंस्पायरिंग लगा कि लिटरली आई एम इन लव विद हर। बल्कि गर्ली गैंग में मैंने तो सीधा-सीधा कह दिया कि भई सदफ़ मिर्ज़ा से मुझे तो हो गया है प्यार, तो अब मेरा आप क्या करेंगे? तो मैं चूँकि आर्ट से बिल्कुल दूर रहने वाला इंसान रही हूँ, सदफ़ को मैथमेटिक्स में 0 नंबर का मसला था, तो मेरे मैथमेटिक्स में 100 थे। और सदफ़ इतनी खूबसूरत आर्ट का काम करती हैं और मैं भुट्टे के साथ भी सीधी लाइन नहीं लगा सकती। तो ये सारी जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये सदफ़ का काम, उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और उनकी जो डिफरेंट कंपनीज़ में उन्होंने काम किया है, डिफरेंट लोगोज़ बना के दिए हुए हैं बहुत सारी कंपनीज़ को, और फिर वो अपना ये जो आर्ट वर्क है इसको सेल भी करती है। मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने इंस्पायर किया सदफ़ के काम में, वो इनकी ना एक ड्रीम सीरीज़ है, जिसमें इन्होंने ड्रीम सीरीज़, आई थिंक उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है, जिसमें डिफरेंट शेल्स और कभी जेली फ़िश तो कभी कौन-सी वाली फ़िश, और इतना वो खूबसूरत काम है। और वहाँ पर ख़ास तौर पे इस वीडियो में तो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने इंस्टा पे इनकी बनाई हुई जो आर्ट के नमूने हैं, उसके बारे में जो इन्होंने लिखा है, यानी जो उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, उन्होंने मुझे उनकी आर्ट से भी ज़्यादा इंस्पायर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल शी सेज़ दैट फॉर हर पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर वो कुछ भी नहीं है सिवाय एक नुक्ते के। और ये देखिए, ये उसी सीरीज़ की एक पिक्चर आपके सामने चल रही है, और ये देखें, दिस इज़ हाउ शी वर्क्स, सो ब्यूटीफुल, सो इनक्रेडिबल थिंग कि आप देख के परेशान हो जाएंगे कि ये ख़ातून क्या हैं, किस तरह सोचती हैं और किस किस तरह से ये काम करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सदफ़ का काम भी सख्त पसंद आया होगा। और इसके साथ-साथ ये देखिए, ये रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में, कोविड के दौरान में, कि रमज़ानुल मुबारक किस तरह का होगा, उसके सिलसिले में ये आर्ट वर्क है कि हम जाके तरावियाँ नहीं पढ़ सकते, या हम एक दूसरे को के घरों में जाके खाना नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उनका ये कहना था इस सारे काम में कि स्टिल अगर हम ये शेयरिंग इस तरह से नहीं कर सकते, या हम गेम्स उस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि कोविड की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो आइडिया दिया वो ये था कि स्टिल हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम घर पे रह के इबादत कर सकते हैं, अच्छा फैमिली टाइम गुजार सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, बच्चे आपस में बैठ के कुछ कर सकते हैं, मिल बैठ के खा पी सकते हैं। ये सारा जो आर्ट है, ये कोविड के दौरान की एक्टिविटीज़ के बारे में भी सदफ़ ने शेयर किया है। और सदफ़ एक सच अ ब्यूटीफुल पर्सन, और बीच इनको हमेशा से बहुत पसंद है, और ये मैंने तस्वीर भी इनके इंस्टाग्राम से ली है। तो वहां पे लिखा हुआ था ग्राफिक्स, तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या होता है ग्राफिक्स, ये कुछ अच्छी सी चीज लग रही है, चलो ये कर लेते हैं, इसका नाम बड़ा मजे का लग रहा है, मॉडर्न मॉडर्न सा। तो मैंने ना उस पर टिक लगा दिया। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर गुजर गया, सेकंड ईयर गुजरा, थर्ड ईयर में जब मैं आई तो ग्राफिक्स की जब स्टडी स्टार्ट हुई तो कंप्यूटर, हाय अल्लाह ये क्या बकवास होगी, मैंने तो कंप्यूटर पढ़ना ही नहीं था। खैर फिर अब मैंने कहा अब चलो ले लिया, अब मैं अब्बू को तंग करूंगी तो अब्बू मुझे मार ही डालेंगे कि तुम हर वक्त तुम्हारे साथ कोई स्यापा लगा होता है। फिर उसके बाद मुझे शौक हुआ, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, तो मुझे शौक हुआ कि ना मैं वो करूँ, पायलट, प्राइवेट पायलट लाइसेंस ले लूँ ना। तो मैं ना उधर लाहौर क्लब जाके खड़ी हो जाया करती थी शाम को, वहां पे वो लोग सोलो फ्लाइट्स कर रहे होते थे, वो मैं देखती रहती थी। तो मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू मुझे ना ये पायलट लाइसेंस लेना है ना। तो अब्बू कहते हैं कि नहीं पुत्री मैं नहीं इतना अफोर्ड कर सकता अभी, ये वो इसका। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर मैंने वो छोड़ा। अब्बू कहते हैं तू ऐसा कर, तू वकील बन जा। मैंने कहा सही है। तो फिर मैं ना लॉयर्स के ऑफिस के चक्कर मैंने काटने शुरू कर दिए तो वहां पे मैं जाती थी, तो मैं उनके वो प्रोस्पेक्टस भी लेकर आई पंजाब लॉ कॉलेज के, मैं कहा मैं साथ में ये भी कर लेती हूँ। तो वो ना मैं वकीलों के ऑफिस में जाती थी। अब मुझे शौक था 302 का, मुझे वो सब डिस्करेज करते थे कि नहीं भाई आप 302 नहीं कर सकती, यहाँ पे पाकिस्तान में 302 कोई, तो वो आपको 302 करने का क्या शौक है। मैं कहती थी मुझे फांसी पे चढ़ाना है, मैं सीधा फांसी पे चढ़ाऊंगी। मैं उनको लिटरली, और मैं किसी के भी लॉयर के ऑफिस में घुस के बैठ जाती थी और उनका सर लिटरली खाती रहती थी कि बस मुझे ना 302 करना है, मुझे आप बताएं मैं क्या करूँ। वो कहते थे हम आपको कभी मशवरा नहीं देंगे कि आप 302 करें, लड़की बच्चियों के लिए 302 पाकिस्तान में वो है ही नहीं है।
तो और मैं उनपे लंबी लंबी बहसें लगाती थी कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो आई वाज ऑल फॉर कैपिटल पनिशमेंट। मैं हूँ जरा खूंखार सी ना। तो मैं कहती थी नहीं, मैं जब किसी एक को तो मैंने फांसी पे चढ़ाना है ना, तो कहते हैं नहीं बच्चे नहीं चढ़ते यहाँ पे कोई भी फांसी पे ऐसे। तो मैं कहती थी भाई मैंने चढ़ाना है। इतनी मैं बहस लगाती थी उनके साथ, तो वो कहते थे तुम वकील बन सकती हो, वकील बन जाओ, लेकिन 302 मत करो। तुम कोई फैमिली लॉ ले कर लो, कोई बिजनेस कर लो। मैं कहती थी नहीं वो नहीं, फिर मेरा दिल टूट गया। फिर अब्बू ने कहा क्यों क्या हुआ, अब तुम्हारा लॉ से भी दिल टूट गया? मैंने कहा अब्बू वो मुझे 302 नहीं करने देते, तो मैंने फिर नहीं करना। तो फिर अब्बू ने कहा अच्छा कुछ और कर लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे एनसीए की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई थी, तो काफी वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कुछ और भी, चलो अब आई भी हूँ तो कर लूँ। फिर मेरे ना सामने ही पंजाब यूनिवर्सिटी और एनसीए के ऑपोजिट ही होती थी, तो मैंने उधर से वो प्राइवेट वो बीए का कोर्स उठा लिया, मैंने बीए जर्नलिज्म भी साथ कर लिया। अब देखो अल्लाह ताला वो करवाता है। मैं तुम्हें उसकी आगे कहानी सुनाऊंगी। उसने तो मेरा कभी कोई मतलब बीए जर्नलिज्म मैंने एक साइड पे कर ली, ज़ाहिर है एनसीए की डिग्री के आगे तो उसका कोई वो नहीं था, लेकिन देखो मतलब अल्लाह ताला के काम जो होते हैं ना, मैं बताती हूँ। एनीवेज वो मैंने एक साइड पे कर लिया। उसके बाद फिर मेरी एनसीए किया। फिर थर्ड ईयर में जब आई तो पता चला ओहो ये तो स्यापा पड़ गया, अब तो कंप्यूटर करना पड़ेगा। अच्छा, अब्बू ने जो है ना मस्कत गए। तो एक तो ये मसला बड़ा यहाँ पर होता था कि अब हमारे पास चीजें होती थी, ठीक है भाई, जो भी था अब्बू हमें चीजें लेके देते थे, अच्छी वाली लेके देते थे। अब हम जब 8th क्लास में थे ना, तब अब्बू ने ना वो कैमरा लिया हुआ था एक ब्रोनिका का। अब मुझे नहीं पता यार, बस अब एक पड़ी हुई थी घर में चीज, एक पड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि जी वो बड़ा ही कोई प्राइसलेस कैमरा होता है और उसकी क्या प्राइस होती है, या वो क्या मतलब कोई कोई तोप चीज है कैमरों की। जब हमारी वो फोटोग्राफी की क्लास हुई, मैं वो लेकर आई, स्कूल कॉलेज ले गई, और सबने मेरा मजाक यहाँ उठा उड़ाना। ओ हो ये देखो बाहर के पैसे, रियालों के पैसे। इवन तुम यकीन करो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, जो हमारे वो थे उधर अटेंडेंट थे लैब में, वो भी कहने लगे आप ये कैमरा ले आई हैं, ये तो हमारे टीचर के पास भी नहीं है, इसके ऊपर आपको कौन सिखाएगा फलाना टमकाना। मैंने वो फिर अब्बू को पिट से आपा कार्ड खरीद के अब्बू को फोन किया, रो रो के मैं रो ही जाऊं। मैंने कहा अब्बू यहाँ पे सब मुझे टीज करे, आपने मुझे कौन सा वाला कैमरा लेके दे दिया, मुझे सस्ता वाला कैमरा चाहिए। तो अब्बू के मेरे तेनू इना चंगा कैमरा लेके दिता है, किसी के कोल भी नहीं है, और सड़ गया होएगा तेरा टीचर है ना जेड़ा। मैंने कहा अब्बू हाँ, तो मैंने नहीं अपना मजाक उड़ाना, मुझे सस्ता कैमरा लेके भेजे, मुझे नहीं ये महंगा वाला चाहिए। तो फिर मैंने लड़ लड़ के अब्बू से कैनन का कैमरा लिया था। मतलब ये हालात थे ना। तो जब हम मस्कत गए, मैंने कहा अब्बू ये तो कंप्यूटर का सारी पढ़ाई है, तो मुझे तो कंप्यूटर चाहिए। तो अब्बू ने ना हमें कंप्यूटर लेके दिया वहां से बेचारों ने। और वो इतना एक्सपेंसिव था एक तो, और ब्रांडेड लेके दिया, ऊपर से वो सर्वर साइज का। अब यहाँ जब मैं आई हूँ उस पे भी हमारा मजाक उड़ रहा है, क्योंकि वो सबके सीपीयू छोटे, हमारा सीपीयू इतना बड़ा। वो बाद में पता चला वो सर्वर था, पर अब्बू को था कि बेस्ट चीज, बेस्ट से बेस्ट चीज था। मतलब इतने तो मेरे अब्बू देसी थे ना, इतनी मुझे हंसी आती थी। वो मतलब फिर हम मैंने क्या, अब विंडोज डाला। अब क्या हुआ, मुझे इतना भी बिल्कुल कंप्यूटर नहीं आता था। मैं जब उस पे काम करने बैठी हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या करती थी, कौन से बटन दबाती थी, विंडोज ही उड़ जाता था। और फिर हमारी दौड़ लगती थी कि रिक्शे में डालो, हफीज सेंटर जाओ, विंडोज भरवाओ, फिर वापस आओ, फिर जाओ हफीज सेंटर, फिर विंडो उड़ गया। हर दूसरे दिन विंडो उड़ गया, फिर जाओ, फिर उनसे सारे सॉफ्टवेयर डलवाओ, फिर वापस आओ। तो एक दफा इसी तरह दोपहर को ना, मैं कॉलेज ही ले आई थी कंप्यूटर, क्योंकि उसका विंडो उड़ा हुआ था। मैंने कहा था कॉलेज के बाद ना मैं रिक्शा वहीं से करके ना हफीज सेंटर चली जाऊँ। तो मेरा एक क्लास फेलो था अहमद ना, तो उसकी हालांकि अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी थी ऑलरेडी, लेकिन वो सिर्फ डिग्री के लिए एनसी आता था ना। तो वो किसी से बातचीत भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, बड़ा अच्छा था, लेकिन बात बिल्कुल भी नहीं करता था किसी से, वो अकेला ही बैठा रहता था। शायद वो अंकल अंकल फील करता था होगा, क्योंकि वो बड़ा था हम सबसे, और उसकी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी थी। तो वो गंजा भी था मतलब जवानी में ही। तो हम वो बैठा होता था ना एक कोने में। तो मैं जा रही थी वो इतना बड़ा सर्वर उठा के, तो मुझे कहता है कहाँ जा रही हो तुम सदफ? तो मैं एकदम से हैरान हूं। मैंने कहा ये मुझसे क्यों बात कर रहा है ना। तो मैंने कहा ये मेरा विंडोज हमेशा उड़ जाता है, तो मैंने कहा ये मैं फिर से इसको इसमें विंडोज डलवाने जा रही हूँ हफीज सेंटर ना। तो कहते हैं कितने पैसे लेते हैं वो तुमसे ना, तो उस जमाने में वो 1500 लेता था ना। तो मैंने कहा 1500 लेते हैं, विंडोज डाल देते हैं। तो कहता है अच्छा तुम ऐसा करो मेरे ऑफिस चलो, मैं तुम्हें विंडोज भी डाल दूंगा, और मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे वो मैं हम रिक्शे में बैठे, मैं उसके ऑफिस चली गई। ऑफिस गई तो उससे ना मुझे कहता है तुम्हें कोई सॉफ्टवेयर यूज करना आता है? मैंने कहा नहीं, विंडोज टिकता ही नहीं है, मैं कैसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करूँ, मैं पता नहीं क्या क्या करती हूँ। तो वो विंडोज ही उड़ जाता है। तो उससे ना मुझे कहता है तुम ऐसा करो, एक हफ्ता ना मेरे पास आ जाया करो,
मैं तुम्हें ना फोटोशॉप और बेसिक जो था उस वक्त, मतलब 4.5, माय गॉड उसमें कुछ भी नहीं होता था। मैं तुम्हें वो सिखा दूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं एक हफ्ते ना कॉलेज के बाद उसके साथ उसके ऑफिस चली जाती थी। वहां बैठ के ना वो मुझे उसने उसने मुझे एज अ टीचर जो है ना फोटोशॉप सिखाया। और उसके बाद आई नेवर लुक बैक। उसके बाद सारे सॉफ्टवेयर, मतलब मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि सारे हॉस्टल मेरा मेरी वाह वाह होती थी कि भाई सदर से जाके पूछो, सदर से जाके पूछो। और इतना मजा आता था। मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमेशा ना उसकी फाइल कुछ उड़ जाती थी, कुछ मतलब खराब हो जाती थी। तो वो क्या करती थी, उसका ये था मैं उसका इतना मजाक उड़ाती थी। मैं उसे कहती थी हम उसको मौलवी कहते थे क्योंकि वो नमाजें बहुत पढ़ती थी ना। तो मैं उसको कहती थी मौलवी भाई कभी कंप्यूटर को ना भी कहना सीखो, जरूरी नहीं है कि वो जो भी तुम्हें कहे तो तुम उसको यस 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 करती जाओ और अपनी फाइल का बेड़ा गर्क कर लो। मतलब ये वाले हालात होते थे। तो खैर एनीवेज, आई टुक इट एज अ चैलेंज। और फिर मैंने जो है वो सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आहिस्ता आहिस्ता, फिर जॉब पे भी जब मैं गई, बिकॉज मेरी बेस इतनी अच्छी बन गई थी कि फिर मेरे जॉब्स पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर सीखे। तो मतलब 16 साल 17 साल तक आई वॉज वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एज आर्ट डायरेक्टर। आई स्टार्टेड एज अ ग्राफिक डिजाइनर, बट देन आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन देखती थी ये सब। मतलब वो एक फील्ड वो बन गई थी। बट देन लाइक जब दुबई में थी, लाइक सम 8 years बैक, 8 9 years बैक, तो मुझे ना बहुत ज्यादा क्रेविंग शुरू हो गई कि यार नहीं, मैंने हाथ से काम करना है। मतलब आई एम मिसिंग दैट, कि बस मुझे हाथ से काम करना है। मैं बहुत अब मिस करती हूँ। मुझे ड्राइंग बनाने का टाइम नहीं मिलता, मुझे पेंटिंग बनाने का टाइम नहीं मिलता, जो मैं बहुत इंजॉय करती थी। बस बहुत कंप्यूटर कंप्यूटर हो गया। तो फिर मैंने जो है ना वो पेंटिंग बनाई एक, और मैंने बहुत डर डर के बनाई। वो मैंने मतलब समझो कि कॉलेज के 14 years के बाद मैंने ना ऑयल पेंट बनाई। तो मैंने वो जब बनाई तो मैंने कहा नहीं यार, अभी भी हाथ में है दम। अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो मतलब मैं कर सकती हूँ ना। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो पेंटिंग भी है, लेकिन मुझे, मैंने किया था माइनर किया था। हमारे मेजर के साथ दो माइनर्स होते थे। तो एक तो मेरा माइनर फोटोग्राफी था, एक मेरा माइनर प्रिंट मेकिंग था। अब प्रिंट मेकिंग का थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगी कि इट्स लाइक 5 to 600 year old आर्ट। और बहुत ही ट्रेडिशनल आर्ट है। और इनिशियली तो ये बुक्स छपने के लिए ही बनी थी। जब जो है वो जर्मनी ने फर्स्ट प्रेस बनाया था और बुक्स छपनी शुरू की थी, मतलब मल्टीपल प्रोडक्शन के लिए। बट देन ऑब्वियसली जब प्रिंटिंग प्रेसेस जो है वो आम हो गए और बुक्स वगैरह मतलब काफी छपने लग गई, बाइबल्स और इन सब के लिए होती थी यूज। उसके बाद जो है ये थोड़ी सी इसने आर्ट वर्क की फॉर्म ले ली, और आर्ट की इमेजेस और पोर्ट्रेट्स और मतलब जो भी आर्टिस्ट का अपना जो एक्सप्रेशन है वो मतलब ये एक आर्ट फॉर्म की तरह होगी। और ये मुझे इसलिए मुझे एकदम से वो दिन याद आए कि जब मैं प्रिंट मेकिंग करती थी तो आई वाज मुझे बहुत मजा आता था। क्योंकि इस प्रोसेस में जो है बहुत ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व है। इसमें आप इमोशनली भी कनेक्टेड होते हो, फिजिकली भी कनेक्टेड होते हो, मेंटली भी होते हो। तो ये इट रियली टेक्स। और इसमें जो है काफी लेबर वर्क है, और मुझे हाथ से काम करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्योंकि मेरे लिए कम से कम ये बहुत थेराप्यूटिक है। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ना दुबई में अपनी चीजें जमा करनी शुरू की। इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया खुद से, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है इसमें डिग्री नहीं की हुई थी, तो आई डेंट नो दी एडवांस टेक्निक्स। माइनर था तो वी हैड जस्ट डन सम बेसिक्स। और इसमें जो है वो आप मेटल प्लेट के ऊपर एसिड से एचिंग करते हो। अब जाहिर है दुबई में तो एसिड में रख नहीं सकती थी। सो आई स्टार्टेड विद नॉन टॉक्सिक मेथड्स लाइक लाइनो कट हो गया, ड्राई पॉइंट हो गया। फिर सुहेल ने मुझे प्रेस भी लाके दे दिया। इट वाज अ स्मॉल साइज प्रेस, लाइक A4 साइज प्रेस, क्योंकि इसके लिए प्रेस की जरूरत होती है। वो मैंने किया। फिर देन वी हैड टू मूव टू पाकिस्तान। फिर अगेन वो 2 3 साल के लिए जो है वो बैक फुट पे चला गया वो सारा काम, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने, एक मेरे लिए नई जगह थी, बच्चों के साथ मैंने शिफ्ट होना था, उनको सेटल करना था। थोड़ी सी मैं खुद भी डिस्टर्ब थी बिकॉज माई हस्बैंड वॉज नॉट विद मी ओवर हेयर। फिर देन आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर मैंने एनसीए में मुझे बुला रहे थे वो लोग। काफी अरसे से बुला रहे थे कि तुम एनसीए में आओ, पढ़ाओ पढ़ाओ, क्योंकि मैंने वहां पे समर वर्कशॉप्स करती थी तो वो बहुत अच्छी जाती थी। उन लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था। तो दे वर लाइक कि तुम फुल टाइम ज्वाइन करो। लेकिन मैं बच्चों की वजह से नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरी जो है वो मतलब मैं रहती इस्लामाबाद में थी, बच्चों का स्कूल इस्लामाबाद में था, एनसीए पिंडी में था। और जाहिर सी बात है मेरी और उनकी टाइमिंग फर्क थी, बच्चे छोटे थे। अब ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं 5 बजे घर पहुंचूं, बच्चे 2:30 3 बजे आ जाते थे। तो उनके लिए दरवाजा कौन खोलेगा, उनको खाना कौन देगा, वो इतने मतलब अभी इतने बड़े नहीं थे कि वो खुद से कर पाते। तो फिर मैंने वहां पर जो है
कॉम्प्रोमाइज किया थोड़ा सा कि मैं नहीं, मैं स्कूल में ही पढ़ाती रहती हूँ। और बाद में फिर सुहेल जब आ गया इधर पाकिस्तान, फिर मुझे जो, क्योंकि वो घर से ही काम करता है, वो घर पे ही होता है, तो फिर मुझे फ्रीडम मिली कि हाँ अब मैं जो हूँ एनसीए ज्वाइन कर सकती हूँ। फिर मैंने एनसीए ज्वाइन किया, तो उसकी वजह से ये फायदा हुआ कि एक तो मेरे अपने सारे सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, तो वो हम सब, एनसीए का एक ये बहुत मजे का है कि अगर आप 50 साल के बाद भी मिलोगे ना, आप ऐसे मिलते हो जैसे कल मिले थे, और आप फिर मेरे बीच में कोई गैप ही नहीं आया। मतलब बहुत जबरदस्त एक बॉन्डिंग हो जाती है उधर रह के हर एक से, जिससे आपने कभी नहीं भी बात की ना कॉलेज में, वो भी अगर आपको मिलेगा तो आप इतने उससे इजी होके रिलैक्स होके बात करते हो ना, कि जैसे कुछ पता है, जैसे आप एक दूसरे को जानते हो, इस तरह की वो एक है। तो वो इतना मजे का माशाल्लाह हम लोगों का माहौल है उधर, एनसीए में पढ़ाने में भी बहुत मजा आ रहा है। और उसकी वजह से जो है अब ऑब्वियसली बिकॉज आई एम इन टच विद लॉट ऑफ आर्टिस्ट, और वहां पे जो मेरी फ्रेंड भी है, अब वो मेरी सीनियर होती थी, हॉस्टल में भी साथ होती थी, इरम, वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो एग्जीबिशंस वगैरह में पार्टिसिपेट करना एज अ प्रिंट मेकर, तो मैं पहले थोड़ी सी इंटिमिडेटेड फील करती थी कि यार मैं प्रिंट मेकर तो नहीं हूं ना, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। तो उसने कहा कि सदफ तुमने इतनी अच्छी टेक्निक्स खुद से सीख ली हैं, खुद से जो है तुमने डेवलप किया है अपना, और तुम्हें मतलब कोई अगर मुझे मसला होता है, वो मुझे बहुत हेल्प करती थी शुरू में। तो वो कहती है कि मतलब यू आर एज गुड एज अ प्रिंट मेकर, तो व्हाई नॉट। तो वो मुझे बहुत उसने ज्यादा चांसेस दिए। मैं खाली अभी तक तो मैं उसके साथ 5 प्रिंट एक्सचेंजेस कर चुकी हूँ ना। तो अच्छा है, मतलब इट्स इट्स अब वही बात है, थोड़ा कहीं पर भी आप जाते हो थोड़ा टाइम तो लगता है सेटल होने में। सो या इट्स गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आई अब मेरा जो है अपना प्रिंट मेकिंग स्टूडियो भी है, एक घर में ही मैंने बना लिया। तो आई एम हैप्पी, अल्लाह का शुक्र है, बस इस तरह से चल रहा है। और सदफ तुम्हारे बच्चों में से किसको इंटरेस्ट है ना? अच्छा यार सदफ, पहले मैं ठहर जाओ जरा, हम्म बच्चों पे बाद में हम्म आते हैं। पहले आप पर ही बात करते हैं। यार मैंने सारी चीजें देखी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, मतलब सच एन इनक्रेडिबल वर्क। मुझे वाकई नहीं पता था। मैं जब हम लोगों ने बातचीत शुरू की ना, तो मुझे था कि अच्छा सरसरी सा ही कुछ होगा, काम कर रही होगी। और लेकिन ये तो कमाल हो गया। और मुझे ये बताओ कि इफ़ यू डोंट माइंड, तो एक तो ये कि एनसीए में सेशन आपका कौन सा था, और दूसरे आपका स्टार क्या है सदफ? आई वांट टू नो दिस। आई ग्रेजुएटेड इन, आई एम अ क्लास, मतलब जो ग्रेजुएट करते हैं तो उस पर कहते हैं, तो आई एम क्लास ऑफ 99, लाइक आई ग्रेजुएटेड इन दिसंबर 99। और Sadaf, सेशन हमारा, हाँ। exactly, it's same. I had been there in UET during this time. I started in अच्छा, 94. Yeah, I started in 94. मैं यूईटी मैं वालों के बहुत काम करती थी यार, यूईटी वाले हाँ, मुझे हायर करके ले जाते थे अपने आर्किटेक्चर हाँ वाले, सदफ, स्पेशली एक उनके। सेकंड, एक सेकंड, देन माइट भी आप मेरी फ्रेंड को जानती हो, साइमा को। रीजन उसकी ये है कि शी स्टार्टेड इन एनसीए इन 96। या शी स्टार्टेड इन 96। कौन सा, क्या किसमें थी वो साइमा? उसका क्या वो था डिपार्टमेंट? यार मुझे ये नहीं एग्जैक्टली पता कि वो डिपार्टमेंट कौन से में थी, लेकिन वो उधर ही थी उस दौरान में, और देयर आर सेम सो टाइम में मेनी आप गए। साइमास, देयर आर सो मेनी हाँ साइमास, आई ऑफ नो। कोर्स बड़ा कॉमन नेम है ये तो। हाँ आई लास्ट हर, मेरा उससे हाँ, मेरा इफ शी वाज वास्ता देयर हुआ इन ना। 90, इफ या शी वाज देयर इन 96, तो डेफिनेटली आई हाँ वो डेफिनेटली आई वुड नो हर। यू मस्ट हैव या सीन हर और नोन हर। और मैं भी 99 में पास आउट हुई हूँ। आई स्टार्टेड इन 94 एंड पास्ड आउट इन 99 यूईटी में। मुझे यूईटी वाले हायर करते थे, आर्किटेक्चर वाले ना, उनकी रेंडरिंग करने के लिए। तो वो मुझे ले जाया करते थे, तो मैं उनकी रेंडरिंग्स वगैरह, बल्कि मेरे कॉलेज में भी जो है ना ऐसा था कि मैं जब थर्ड ईयर में आई हूँ, तो तब बहुत सारे टीचर्स को भी पता चला, और बहुत सारे लोगों को भी पता चला कि मैं ग्राफिक्स की हूँ। क्योंकि मेरी बहन आर्किटेक्चर की थी, और मेरे सारे फ्रेंड्स आर्किटेक्चर के थे। तो मैं जो हूँ ना, नीम, मुझे सब कहते थे कि नीम आर्किटेक्ट भी बन गई है, क्योंकि मैं उनके लेक्चर्स लेती थी, अपने लेक्चर्स मिस करती थी सारे। और क्योंकि उन लोगों की ना, मुझे ये लालच होती थी, उनके फील्ड ट्रिप्स होते थे बहुत ज्यादा ना कम वक्तों के, तो मैं हर फील्ड ट्रिप में उनके साथ बैठ जाती थी। बल्कि मैं इंडिया गई, और इंडिया का भी इतना मजे का हमारा सीन हुआ कि वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के लिए था। तो मैं मुझे तो पसूड़ी पड़ गई, मैंने कहा, और खौला जो है मेरी बहन है, उसको घूमने फिरने का कोई इतना शौक नहीं। मैंने कहा ये कैसे जाएगी इंडिया मेरे बगैर, मैंने जाना है भाई इसके साथ। अच्छा, मेरे फ्रेंड्स ने कहा तू फिक्र ना कर, तू हम तेरे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइज करते थे सारे ट्रिप्स वगैरह, टीचर्स होते थे साथ।
तो उन्होंने कहा, जो मेरे फ्रेंड्स थे दोनों, वो कर रहे थे ना ऑर्गेनाइज सारी ट्रिप। उन्होंने इस्लामाबाद आना था, सारे वीजास वगैरह लगवाने थे, प्रिंसिपल से इजाजत लेनी थी, वट। तो उसने मुझे कहा, वासिफ ने, कहता है मैं तुम्हारा फॉर्म तैयार करूंगा। अब जाहिर सी बात है, सलीमा हाशमी जो है वो ऊपर के 10-15 फॉर्म भरे देख लेगी, उससे ज्यादा वो क्या देखेगी। मैं तेरे पेपर बीच में डालूंगा, वो जरूर साइन कर देगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, करा दो। अच्छा, हमने सारे पेपर शेपर उसने मेरे तैयार कर दिए। और उसके बाद ना वही हुआ, उन्होंने ऊपर के कहते हैं सिर्फ 6-7 देखे, बाकी पे वो साइन करती गई, मेरे भी साइन हो गए। अब जिस दिन हम लोगों ने जाना था वो वहां से वाघा बॉर्डर से अटारी, तो हम लोग सुबह सुबह जब बस बैठे, टीचर्स कहते हैं तुम कहाँ से जा रही हो, तुम्हें तो। मैंने सर को पेपर, मैंने कहा सर, ये कहते हैं ये तुमने इजाजत कैसे ली है। मैंने कहा सर बस जैसे भी ली है, मिल गई है इजाजत, मैंने जाना है आप लोगों के साथ। तो मैं इस तरह इंडिया भी हो आई थी ना, बड़ा मजा आया था। तो मेरे तो सारे फ्रेंड्स आर्किटेक्चर में थे, और मैं उन्हीं के साथ ज्यादा हम लोग घूमते फिरते और सब कुछ, क्योंकि उनके, और मुझे ज्यादा लालची होती थी कि वो जगह देखने का ना, मुझे बहुत शौक है जगह देखने का। मैं और देखती थी और मुझे याद हो जाती थी। वो बजाय इसके कि मैं हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ती बैठ के फलाने बादशाह ने ये बनाया था, तो टमकाने ने ये कारनामा अंजाम किया था, मैं जाके देखती थी तो मुझे याद हो जाता था। तो मुझे एनसीए में ये बहुत मजा आता था कि एवरीथिंग वाज लाइक फॉर विजुअल लर्निंग थी बहुत ज्यादा, और हैंड्स ऑन, मतलब जैसे ट्रेनिंग थी। सिरेमिक्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। सिरेमिक्स में ये होता था कि मैं जब भी पांडा बनाती थी, मेरे साथ मेरा एक और फ्रेंड था, वो भी, हम दोनों लेफ्टी थे। हम जो पांडा बनाते थे बड़े खुश होते थे कि जी वाह 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 वाह, इतना ऊंचा बन गया, इतना ऊंचा बन गया, वो बिकॉज हम लेफ्टी थे। जैसे ही वो हम उतारते थे, वो गिर के कोलैप्स हो जाता था, फेल 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 फेल। हमने कहा यार ये क्या बकवास है, हम तो फेल हो जाएंगे इस तरह से। फिर वहां की टीचर बड़ी सियाणी थी, वो कहती है जब सारे बच्चे चले जाते हैं ना, तुम पूरा स्टूडियो साफ किया करो, मैं तुम लोगों को ग्रेस मार्क्स लगा दिया करूंगी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो सारे कम बखत गन मार के चले जाते थे, फिर हम 4 बजे तक, शाम को 5 बजे तक मटियां सबकी साफ करके, सारे जो पॉटर्स व्हील है वो सब साफ करके, तो मतलब भीख मांग भिखमंगों की तरह 2 नंबर लेके खुश होके पास होके, तो और बाद में पता चला कि उसने हमें पास करना ही करना था, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट नहीं था, वो बस हमसे काम करवा लेती थी। तो हम दोनों ना मट्टी मट्टी होके हॉस्टल वापस जाते थे शाम को। हाँ जी नौरीन। मैं इस गाने को सुना, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना, और आपकी जो आपने ऊपर सारी शेयर की हैं बहुत ही प्यारी है। आपसे ये पूछना था, चूंकि आपने जैसे कहा कि आप लेफ्ट हैंडेड हैं, तो जब आप पॉटरी व्हील पे काम करी थी, कभी आपके ख्याल में जहन में आया कि मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं, क्योंकि दुनिया जो है वो ज्यादातर राइट हैंडेड है, और हर चीज जो हम देखते हैं वो उस तरह बनाई जाती है कि वो राइट हैंडेड लोगों के लिए सहूलत हो, और लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो इस किस्म की कोई चीज आप बनाएं जो स्पेसिफिकली लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए हो। नहीं, ऐसा सच नहीं, मैंने नहीं कभी इस पे, क्योंकि सिरेमिक्स मेरा मेजर नहीं था, दैट वाज लाइक अ कंपलसरी सब्जेक्ट टिल सेकंड ईयर, तो वो तब का था। उसके बाद तो फिर हम ग्राफिक्स में आ गए थे, तो माउस में ऑलरेडी ऑप्शन थी कि वो आप लेफ्ट हैंड पे कर लो या राइट हैंड पे। तो लेकिन मैंने पता है क्या किया, मैंने उसको राइट के ऊपर ही रखा। आई टुक दैट ऑल्सो एज ए चैलेंज, क्योंकि वही बात है, मैंने कहा कि मैं हर जगह जाऊंगी, क्या पता ये सहूलत ना हो, या तो मैंने उसको फिर लेफ्ट हैंड पे ही रखा। सो एक्चुअली मैं पहले जो है बचपन में मैं राइट हैंड से ही लिखती थी। एक दफा ना मेरी वो हड्डी टूट गई थी हाथ की ना, हम छुट्टियों में आए हुए थे, समर वेकेशन में मरी। तो खेलते खेलते वो मेरा जो है ना वो फ्रैक्चर हो गया था हाथ के ऊपर, राइट साइड के ऊपर। तो अम्मी ने, वो जो हमारी देसी मॉम्स होती है ना, जब वो बच्चे को लगती है तो हम उल्टा बच्चे को मारते हैं कि मना कितना सीना क्यों करनी पैसे है कुछ। तो वो उल्टी मुझे मार पड़ी कि अब होमवर्क कैसे होगा। तो मैंने ना घबराहट में कि होमवर्क, मुझे खेलना भी था, जाहिर सी बात है, तो मतलब कि मैं खेलूंगी, मैं होमवर्क करूंगी आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर मैं किस तरह होमवर्क करूंगी, तो लेट हो जाएगा, मैं खेल भी नहीं सकूंगी। तो मैंने ना लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया था। तो मैं राइट हैंड से भी लिख सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं राइट हैंड से नहीं लिख सकती, लेकिन फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी, मुझे लेफ्ट हैंड से लिखना अच्छा लगने लग गया। तो वो है, हाँ ये है कि अब जल्दी जल्दी अगर लिखना है तो फिर मैं लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ। अब जैसे मुझे एग्जाम्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, अभी जो मैं एग्जाम्स दे रही हूँ ना, उसमें वो देखा है वो जो कॉलेज की जो चेयर्स होती हैं, हमेशा राइट साइड के ऊपर उन्होंने वो लगाया हुआ होता है टेबल भाई। और अब मैं जब भी मुड़ के लिखती हूँ तो वो टीचर समझती है कि मैं चीटिंग कर रही हूँ दूसरे के पेपर। तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि यार मैं लेफ्टी हूँ, 2-3 टेबल जो है तुम ऐसे भी बना दो कि जो लेफ्ट हैंड वाले हैं वो यूं फिर इस तरह सीधे होके लिख ले, मुझे जाहिर है मुड़ना पड़ता है। तो मैं मुड़ती थी तो उनको लगता था कि चीटिंग कर रहे हैं। खैर एनसीए की तो ये बात नहीं है, वो मैं बीए के पेपर्स की बात कर रही हूँ, तब ऐसे होता था। एनसीए में तो हम लोगों के इस तरह के एग्जाम्स ही नहीं होते थे, प्रैक्टिकल होते थे सारे। तो या मुझे आपके ना वैन गॉग वाली चेयर, मैं मुझे वैन गॉग बहुत ही अच्छा लगता है।
आई लव ह्यूज हिम। फैन ऑफ वैन गॉग, तो इसलिए मुझे आपकी वो जो प्रिंट है चेयर का उसका वो भी मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। लवली। हाँ, ये मैंने एचिंग की हुई है, एचिंग और एक्वा टेंट है। सदफ आप अपना कोई आर्ट वर्क बेचती भी हैं? हाँ, ये मैंने बेचने के लिए ही बनाया हुआ है, खरीद लो यार। मैं सुबह इनको बोल रही थी, साइमा तुम सोई हुई थी ना, मैं समीर वगैरह को कही थी यार मेरा कोई प्रिंट ले लो, मेरे जितने, क्योंकि अभी मैं फारिग थी वीकेंड पे, तो मैंने कैरावैजियो, माइकल एंजेलो, इन सब की बैठ के ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देख रही थी, तो मुझे ख्याल आया इवन विंसेंट वैन गो, तो मैंने ना इनको कह रही थी, सुबह ही मजाक करी थी सभी ने उसके साथ कि यार मैंने देखा आर्टिस्ट जो है वो अपनी जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं होता, वो मर के अमीर होता है, तो अभी तो मैं तुम लोगों को सस्ता बेच के चली जाऊंगी, जब मैं मर जाऊंगी तो क्या पता मैं हिट हो जाऊं, तो तुम लोग कह सकते हो कि मैं, हमारे पास जो है वो पीसेस पड़े हुए हैं। इनको मैं सुबह ही कह रही थी, दोनों को, तीनों को। तो मजाक की बात नहीं, आई डू सेल माई वर्क, बट बिकॉज ऑयल ऑयल पेंटिंग्स भी मैंने सेल की है और प्रिंट्स भी मेरे जाते हैं, यस। तो फिर मैं आपको डीएम करूंगी ये वैन गॉग की चेयर का। श्योर श्योर, नो इश्यूज। भाई आप सदफ के, अगर सदफ अपने घर की शेयर करें ना कभी आप लोगों के साथ, इतनी जबरदस्त किस्म का इसने डेकोर किया हुआ है, इतना मजे का, इतना कोजी किस्म का, और पेंटिंग्स और इतनी अच्छी इसकी बनी हुई है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई अपना घर को रीडेकोरेट कर रहा हो ना, तो देन यू शुड डेफिनेटली कांटेक्ट सदफ। मेरे भी टू डू लिस्ट में है कि आई हैव टू गेट एटलीस्ट 2 फॉर माय कॉरिडोर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यू गाइस शुड कांटेक्ट सदफ। और वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है डॉक्टर शैला। सदफ ने अपना अभी काम जब शेयर किया था ना, देन वी रियलाइज के हाउ गुड शी इज। बच्चों के साथ भी जिसने काम किया हुआ है ना, वो भी बहुत ही अमेजिंग है। मैं तो सदफ का काम देखती हूँ तो मैं उसके बाद जब मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूँ ना यहाँ के आर्ट टीचर्स का, तो मैं कहती हूँ कि व्हाई वी आर नॉट लकी टू हैव दैट दैट काइंड ऑफ ए पैशनेट टीचर्स लाइक सदफ, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बेटा अभी जीसीएसई कर रहा है and he has a art and design as GCSE सब्जेक्ट। और जो काम सदफ अपने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ है ना, तो मेरे बेटा उसका लिटरली 10% भी नहीं करता। उसकी उसकी टीचर 10% भी नहीं सिखा रही उसका। तो वी डू नीड सच टैलेंटेड एंड पैशनेट टीचर्स। तो आप जरूर सारे लोग जो है वो सदफ का काम देखें। सदफ का वो भी है, इंस्टाग्राम भी है, you should follow her as well on that as well, and then see her work, how good she is. हाँ, वो वाला काम ना मैंने एडोपिया में करवाया था बच्चों को, वो स्कूल का काम था, लेकिन वो जो उसका करिकुलम है और वो सारा, मतलब दैट होल डिपार्टमेंट वाज अंडर मी बेसिकली, तो वो मेरी हेड जो है उस काफी मेरे पे मतलब उसको कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ भाई ये कर लेगी मैनेज ना, तो उसने सारा मुझ पे छोड़ा हुआ था। सो आई एक्चुअली मतलब बहुत मुझे मजा आया, फ्री हैंड दिया हुआ था ना मुझे, तो मैंने काफी बच्चों को बहुत जबरदस्त काम कराया। और मतलब मेरे यहाँ पे एडोपिया में जो है, मैं वो इनको भी बता रही थी पहले साइमा वगैरह को, कि अक्सर बच्चे जो है ना बाहर से आए हुए थे इस स्कूल में ना, कोई आयरलैंड से आया हुआ है, कोई लंदन से आया हुआ है, कोई इटली से आया हुआ था, कोई कनाडा से आया हुआ था। तो आई यूज टू आस्क देम आउट ऑफ माई ओन क्यूरोसिटी कि भाई तुम लोगों की वहां पे आर्ट कैसे होती थी, जस्ट टू इम्प्रोवाइज माई सेल्फ ना। तो मुझे हर पेरेंट की तरफ से यही फीडबैक मिलती थी अल्हम्दुलिल्लाह, बट मतलब मुझे थोड़ी सी डिप्रेसिंग भी लगी, स्पेशली इटली का सुन के, कि वो कहते थे कि इतनी बुरी वहां पे आर्ट क्लासेस होती थी, कि उसका जो इटली वाली थी ना, मेरी फ्रेंड बन गई थी खैर वो बाद में, वो कही थी कि इतनी बुरी क्लासेस होती थी उधर कि मेरा बच्चा जो है ना वो ट्रॉमेटाइज हो गया था आर्ट से। और वो इतना, फिर उसको 6 महीने लगे यहाँ आकर, लेकिन वो इतना फिर मेरा फैन हो गया था और मेरे पास आके मतलब वो इंजॉय करता था आर्ट क्लासेस, और वो इतनी खुश थी कि तुम इतने अच्छे तरीके से कराती हो और तुम इतना मजे का कराती हो कि ना मेरा बच्चा वाकई में आर्ट का ना दीवार। लेकिन खैर वो बहुत, मैं आई एम रियली हैप्पी, वो इतनी पागल होके गई थी पाकिस्तान से, और वो सब हमारे सब टीचर्स को कहती थी कि यार मेरा बस चले मैं तुम सब टीचर्स को इटली बुला लूं।
तो हम इतना हैरान होते थे, मैं तो इसलिए हैरान होती थी कि यार इटली इटली में रह के आर्ट की क्लास इतनी बुरी होती है। तो कहती है वो इतनी कोई टेक्निकल किस्म की आर्ट की क्लास थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उस वक्त वो क्या हो, मतलब ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड जब वो आया था मेरे पास। तो वो कहती है कि वो ना ग्राफ पेपर लेते हैं और उस पे ना टीचर सर्कल बनाती है, सर्कल बनवाती है, यानी वो 100 सर्कल्स बनाने, एक ही शेप के, एक ही साइज के होने चाहिए। और यहाँ एक लीफ बनाना है। अच्छा, अब लीफ भी जो टीचर ने बना के दिया वैसे ही बनाना है, और लीफ जो है वो ग्रीन कलर का ही होगा। मतलब वो लीफ ब्लू नहीं हो सकता, ऑरेंज नहीं हो सकता, पर्पल नहीं हो सकता, पिंक नहीं हो सकता। और वो 100 लीव्स बनाने हैं। तो कहती है वो इतनी कोई जो है ना पथेटिक आर्ट क्लासेस होती थी उधर, लेबरस किस्म की, कि वो बच्चे जो है ना भाग जाते थे आर्ट क्लास से। तो मैं इतनी हैरान हुई थी ये सुन के कि अच्छा इटली में ऐसे पढ़ाते हैं। फिर एक बच्ची आयरलैंड से आई हुई थी उससे भी मैं बड़ा पूछा। तो वो मुझे उसने कहा, तो मेरी तो आयरिश मूड्स वाली जो रोमांटिसाइज मैं करती हूँ वो तो मेरे डूब ही गए सुन के, उससे भी आर्ट की क्लास की किस्से। मैं तो हैरान ही हो गई थी। खैर मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में। मुझे मैंने सारी एजेस के बच्चों को पढ़ा लिया है, समझो फर्स्ट ग्रेड से लेके अब यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया है वो ये प्राइमरी और यूनिवर्सिटी। ये जो बीच वाले हैं ना गंदे अंडे जो टीनेजर्स होते हैं, उनको पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आया ज्यादा, लेकिन आई एंजॉय टीचिंग एक्चुअली। हाँ नौरीन पूछे। अब साइमा जो अभी कह रही ना कि आपके घर का बहुत प्यारा डेकोर हो है, तो जरा प्लीज उसकी भी तस्वीरें अगर आप माइंड नहीं करें शेयर करना, तो एक आध तस्वीर उसकी भी शेयर करें। अच्छा मैं करती हूँ। साइमा तुम्हारे पास है? असल में मैंने अपना लैपटॉप ना दिया है, वो थोड़ा सा उसको अपग्रेडिंग करनी थी, तो मेरे लैपटॉप में थी पिक्चर्स ना। तो मैं बाद में नौरीन शेयर कर दूंगी, अभी नहीं है मेरे थैंक यू, पास, वो लैपटॉप में है असल में। थैंक यू। यार कुछ खास नहीं है ना मेरे पास, सोफे हैं घर में। मजे की बात मैं तुम लोगों को ये बताती हूँ, आई डोंट हैव अ डाइनिंग टेबल, आई डोंट हैव सोफाज, आई डोंट हैव एनी टिपिकल, आई डोंट हैव ड्रेसिंग टेबल, आई डोंट इवन हैव अ बेडरूम बाय द वे इन माय हाउस, आई डोंट हैव अ बेडरूम। आई स्लीप ऑन द फ्लोर एनीवेयर दैट आई वांट टू। और मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ऐसे नक्शा पेश कर देती हूँ कि जब मेरी वो हाउस हेल्प आई थी ना, जो आती थी सफाई करने, तो एक हफ्ते के बाद ना वो मुझे कहती है कि बाजी आप ना मेरे मियाँ की दुकान पे चलना, आप वहां जाके बड़ी खुश होंगी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या काम करता है तुम्हारा मियाँ, मैं थोड़ी सी क्यूरियस। कहती है कबाड़िए का। हाय अल्लाह, मैं तो मैंने कहा तुम्हें मेरा घर कबाड़िए का, कबाड़िए जैसा लगता है? तो कहती है नहीं बाजी, मैं दूसरों लोगों के घरों में भी जाती हूँ ना, तो उनके घरों में ना बड़ी वो ना क्या कहती है, गोल्डन गोल्डन सिल्वर सिल्वर चीजें पड़ी हुई होती हैं। आपकी तो हर चीज ही टूटी हुई, आपने टूटी हुई चीजें सजाई हुई हैं, मट्टी की तो पत्थर तो पता नहीं क्या क्या आपने रखा हुआ है। तो मुझे लगता है आप मेरे मियाँ की दुकान पे जाएंगी ना, वहां से आपको पुरानी चीजें बड़ी सारी मिल जाएंगी, तो आप बड़ी खुश हो जाएंगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं जरूर जाऊंगी तुम्हारे मियाँ की दुकान पे। तो ये है, आई डोंट हैव फर्नीचर इन माई हाउस। बेसिकली मेरे घर में एक्टिविटी कॉर्नर्स है। तो मतलब एनी वन कैन फिट इन टू एनी कॉर्नर अकॉर्डिंग टू देयर, इस तरह से मैंने रखा हुआ है। और साइमा मेरे बच्चों का पूछ रही थी, तो वही बात है कि मेरा माय हस्बैंड इज लाइक इन आईटी एंड आई एम ऑब्वियसली एन आर्टिस्ट। तो हमने उनको वैसे ही ट्रेन किया है, उनके साथ मैं भी अब्बू वाला रूटीन फॉलो करती हूँ। उनको बहुत ज्यादा हमने बिजी रखा हुआ है। और वो सुहेल के साथ कोडिंग वगैरह भी करते हैं, और मैं आर्ट्स भी कराती हूँ। इनफैक्ट माय डॉटर शी इज बीन डूइंग प्रिंट मेकिंग सिंस द एज ऑफ 11। अब वो तो मेरे घर में सब कुछ था, तो मैं तो फॉर ग्रांटेड करके उसको करवा रही थी ना। तो अगेन माय फ्रेंड शी मेड मी रियलाइज लास्ट ईयर या 2 years बैक, शी मेड मी रियलाइज, शी सेड सदा तुम्हें पता है प्रिंट मेकिंग जो है ये इतना सोफिस्टिकेटेड आर्ट है, और तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी तुम के पाकिस्तान में 11 साल की कोई बच्ची प्रिंट मेकिंग नहीं कर रही? तो मुझे एकदम, क्योंकि आप प्रिंट मेकिंग से तभी इंट्रोड्यूस होते हो जब आप कॉलेज लेवल पे जाते हो, तो मुझे एकदम से हिट की है बात। मैंने कहा हाँ वाकई में, मैंने तो ऐसे कभी सोचा नहीं, वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर है कि चलो आओ मैं ये कर रही हूँ, आ जाओ आ जाओ। शान को भी आवाज लगा दी, सिविल को भी आवाज लगा दी, तो के फारिग क्यों बैठे हो, चलो इधर आ जाओ, आटो में आ जाओ मेरे साथ, चलो ये करो वो करो। तो उनको मैंने करवा दिया। तो फिर देन शी सेड के सिबिल को जो है ना करो, तो माशाल्लाह अभी सिबिल जो है उसकी 2 एग्जीबिशन हो गई हैं। एक जर्मनी में हुई है, एक ऑस्ट्रेलिया में हो गई है प्रिंट मेकिंग की, और अभी लकीली उसको जर्मन जो है वो ओपन प्रेस प्रोजेक्ट है, उन्होंने अभी इनवाइट भेजा है, परसों ही एक 3-4 दिन पहले ही आया है।
तो शी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द थर्ड एग्जीबिशन ओवर देयर. शी इज वेरी एक्साइटेड क्योंकि वो उन्होंने शायद आई थिंक लकी ड्रॉ किया था या शॉर्टलिस्ट किया था. तो सारे जो दुनिया मतलब इट वाज बेसिकली अ ग्लोबल स्वैप ना. तो उसमें से उन्होंने 25 आर्टिस्ट सेलेक्ट किए. तो उसमें लकीली सिबिल का भी नाम आ गया. तो वो बड़ी एक्साइटेड है कि मैं जी मेरी तीसरी एग्जीबिशन हो जाएगी. और इंशाल्लाह वन मोर शी इज पार्टिसिपेटिंग इट इन फिनलैंड बट दैट इज गोइंग टू बी अ बिग वन नेक्स्ट ईयर दिसंबर. ये थोड़ी इनके अंदर जरा क्योंकि जब ग्लोबली आप इन्वॉल्व होते हो तो थोड़ा लंबा अरसा लगता है. बट दैट पीस इज गोइंग टू बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ फिनलैंड म्यूजियम. सो या सो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ना मतलब अच्छा मजे का पोर्टफोलियो बन गया अभी से. तो इस तरह की एफर्ट्स करते रहते हैं. बेटा जो है मेरा वो ही वाज शुरू से हमने थोड़ा सा उसको असेस कर लिया था कि ही इज गुड इन मतलब ये कोडिंग वगैरह और टेक्निकल साइड पे ज्यादा है. तो ही वाज वर्किंग रिमोटली फॉर अ कंपनी इन दुबई 12 इयर्स की एज का. फिर वो लोग तो बल्कि इसको बुला रहे थे. जीबीएम जो है दुबई में बेस्ड है वो इसको बुला रहे थे दुबई के हमारे पास दुबई आ जाए. तो मैंने फिर मना कर दिया सुहेल को. मैंने कहा नहीं यार ही इज जस्ट 13. तो मैं तो नहीं अभी उसको भेज सकती क्योंकि ऑब्वियसली उसकी ग्रोइंग एज है. ही वुड नीड सम असिस्टेंट मतलब इस एज में तो बच्चों की प्यूबर्टी की एज होती है. आपको उनको इतना गाइड करना पड़ता है. तो मैंने कहा नहीं भाई ये कोई वो नहीं है. पहले अपनी पढ़ाई कर लो तो फिर चले जाना. तो बस फिर वो यही है कि ऑन एंड ऑफ जब उसको बीच में अभी टाइम मिलता अभी तो थोड़े बिजी हुए हुए. हमने उनको कोर्सेज वगैरह में काफी ज्यादा बिजी रखा हुआ होता है. अदरवाइज कोई बीच में कोई जैसे ऐसे काम छोटा मोटा आता है तो वो फिर रिमोटली सुहेल के साथ वो कर रहा होता है. अभी वो फारिग था तो साइमा वो जो तुम कह रही थी ना मैंने उसको बिठाया. मैंने कहा चलो मेरी वेबसाइट बनाओ. तो ही इज मेकिंग माई वेबसाइट नाउ. Thank you so much, Sada, for sharing all of that information. We are enjoying listening to you, looking at your art, माशाल्लाह से. और खैर मैंने तो सुबुल का भी काम देखा हुआ है तो आई नो शी इज़ वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह. बच्चे भी तुम्हारे दोनों बड़े लाइक फाइक बच्चे हैं माशाल्लाह से सदफ के. एंड द क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज यू हैव स्पेंड सो मच टाइम विद देम एंड देन टीचिंग देम. सिर्फ एक क्वेश्चन में एकदम मेरे जहन में आया कि इफ यू हैड टू लिव योर लाइफ ऑल ओवर अगेन और फिर अब आप उसी हाल होती जहां आपके फादर आपसे पूछ रहे होते कि आपने किस लाइन में जाना है, तो क्या आपके ये डिसीजन सेम होती जो आप इवेंचुअली आपने की, या आप कोई डिफरेंट पाथ चूज चूज करती? नहीं मैं आर्ट से ही मैं मेरा ख्याल है कि मैं फिर फाइन आर्ट्स की तरफ चली जाती. बिकॉज उस वक्त जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि फाइन आर्ट्स में आपको मेरा एक ख्वाब था कि मैं बाहर जाके रहूं यूरोप यूरोप की साइड पे. नॉट बिकॉज लाइक मुझे गोरों के साथ रहने का शौक है बट आई रियली एडमायर देयर हिस्ट्री द कल्चर द वे दे हैव प्रिजर्व देयर स्टफ. मुझे बहुत और मुझे एक तो उनकी इन्वायरमेंट बहुत जबरदस्त लगती है. well आई इट माइट साउंड क्लीशे बट दिस वन टाइम आई वेंट और मुझे वहां पर जाके मुझे ऐसा लगा. मुझे कभी लाइक मैंने जब स्पेस स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बाय द वे. लेकिन मुझे वहां जाके मुझे लगा मैं अल्लाह ताला से बहुत करीब हुई हूँ. हालांकि आई स्पेंड ऑल माई लाइफ इन गल्फ बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन व्हेन आई वाज देयर आई फेल्ट आई एम क्लोज टू द डिवाइन पावर. आज मतलब मुझे वहां पे जाके ये फील हुआ. सो एक वो चीज है कि और स्पेशली व्हेन आई वेंट टू लो वो मुझे याद है कि व्हेन आई सॉ दोस पेंटिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी ह्यूज स्केल के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी क्योंकि जैसे मैंने बताया मस्कत में तो कुछ भी नहीं होता था. यस माय फादर यूज्ड टू गेट मी. वो हमारे लिए ना पोस्ट कार्ड्स लेकर आते थे. उस जमाने में पोस्ट कार्ड्स मिलते थे कैलेंडर्स मिलते थे जिसपे ये सारे जो आर्टिस्ट हैं माइकल एंजेलो लियोनार्डो डा विंची इन सब के जो है वो पेंटिंग्स वगैरह होती थी. तो वो हमारे लिए वो लेकर आते थे ना. क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया वगैरह तो कुछ भी नहीं होता था. तो वो अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है वो वाली सारी बुक्स वगैरह. तो जाहिर है वो तो पोस्ट कार्ड इतने छोटे छोटे होते थे. तो जब मैं लोग गई माय फादर नेवर वेंट टू ऑब्वियसली यूरोप. ही नेवर विजिटेड ऑल दीज कंट्रीज. उन्होंने ये सब आर्ट वर्क नहीं देखा. लेकिन वो हमें ना बताते थे. तो मैं जब खड़ी हुई थी एक पेंटिंग के सामने तो मैं रोने लग गई थी. इट वाज अ वेरी वेरी इमोशनल जर्नी फॉर मी. वो जो मेरी गाइड थी वो मुझे कहती है व्हाई आर यू क्राइंग. तो मैंने उसको कहा मैंने कहा बिकॉज दिस इज सच अ ह्यूज स्केल पेंटिंग एंड आई ऑलवेज सॉ आई ग्रू अप सीइंग इट ऑन अ स्मॉल पोस्ट कार्ड साइज एंड आई कैन हेयर माई फादर टॉकिंग टू मी राइट नाउ. क्योंकि अब्बू कहते थे देखो उसने नाखून का रंग कैसे बनाया हुआ है.
देखो उसके नाखून के ऊपर हाईलाइट कैसे है, देखो वो खून, रगों में से जो खून जा रहा है वो कैसे उसकी स्किन टोन में नजर आ रहा है। आंखों का रंग देखो, सफेद कभी भी नहीं होता रंग। आर्टिस्ट जो है वो हमेशा रंग मार के लगाता है, इसका रंग मारो, आंखों का रंग मारो। हम कहते हैं अब वो कैसे रंग मारे आंखों का, सफेद ही तो होती है। कहते गौर से देखो, क्या कहते हैं, बर्न अंबर डालो इसके अंदर, सफेद इसको वो करो। और बालों को कभी भी काला मत किया करो, पहले ग्रीन टोन लगाया करो, फिर ब्लू टोन लगाया करो, फिर ब्लैक की तरफ जाया करो। डायरेक्ट कभी काला नहीं लगाते, किसी के भी बाल जो है वो काले नहीं होते हैं, उनमें शेड्स होते हैं। तो मैं जब उस पेंटिंग के सामने खड़ी हुई तो मैं शौक में चली गई, क्योंकि वो इतने बड़े स्केल पे मुझे नाखून नजर आए, मुझे वो रगे नजर आई, वो बाल नजर आए, वो जो डेड बॉडी थी वो नजर आई। तो मतलब इट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी। मुझे बिल्कुल वो अब्बू की आवाज कानों में आने लगी ना। तो मैं वही सोची थी उधर खड़े होके कि यार अब्बू ने देखा नहीं था। अब्बू भी पोस्ट कार्ड पे ही देखते थे, लेकिन वो कितनी डिटेल में देखते थे ना। तो फिर मैंने अपनी बहन से शेयर किया कि मतलब इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो या आई वुड, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फाइन आर्ट्स करती तो आई वुड हैव गॉटन मोर चांसेस फॉर रेजिडेंसीज, जिसकी वजह से जो है मैं थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट जगह पे या थोड़ी बेहतर जगह पे होती। आई आई डोंट नो, जो नेगेटिव पॉइंट है मेरी लाइफ का, मुझे वो यही लगता है कि आई हैव ऑलवेज बीन एट रॉन्ग प्लेस, या जो थोड़ा सा लिमिट कर देता है। यहाँ यहाँ पे सदर, जैसे आपको पता है मैं लंदन में होती हूँ, तो यहाँ जो नेशनल गैलरी है वहाँ पे समर्स में होते हैं बच्चों के लिए फ्री वर्कशॉप्स। तो मेरे 3 बच्चे, वे तीनों जो हैं उन्होंने अपनी सारी समर की हॉलीडेज नेशनल गैलरी में गुजारी हैं। तो वहाँ पे एवरी वीकेंड वो होते थे, तो हम लोग चूंकि समर में थे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने बच्चों को लेके जाती थी, हम ट्रेन से जाते थे, उनके लिए तो ट्रेन का सफ़र भी इतना होता था लाइक एन एडवेंचर। तो वहाँ जाते तो वो पहले हमें गैलरी में कोई एक पेंटिंग के पास लेके जाते, उसके बारे में काफ़ी बताते और समझाते। उसके बाद कुछ भी उस पेंटिंग से रिलेटेड कोई वर्कशॉप होता था तो ऊपर हम उनके आर्ट स्टूडियोज में जाते। फिर एवरीबडी यूज्ड टू, और वो हर एक को कहते थे। एक दफ़ा कोई करना था, उन्होंने कहा था कोई ट्री ड्रॉ करें, तो मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो वो जो आर्टिस्ट था वो कहता है व्हाई आरंट यू डूइंग इट। मैंने कहा भी मुझे नहीं आती। तो कहता नहीं, नोबडी, एवरीबडी कैन ड्रॉ इफ दे वांट टू। तो ये लो तुम बस शुरू करो, देखो कुछ ना कुछ तो बनेगा और अच्छा बनेगा। एंड आई डिड इट, और मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। आई वाज सो प्राउड ऑफ दैट। तो इस मतलब मेरे बच्चे जो है ना, देव ग्रोन अप इन द नेशनल गैलरी। हालांकि उनको इतना कोई आर्ट का नहीं था, दे हैवंट टेकन आर्ट, लेकिन वो अभी भी कोई पेंटिंग देखे तो उनको याद आता है कि ओ यस मम्मा, वी सॉ दैट एट द नेशनल गैलरी। तो इस किस्म के प्रोग्राम्स होने चाहिए। ये बताइए, पाकिस्तान में आर्ट गैलरीज हैं जहाँ पब्लिक जाए, या जाती है कि नहीं जाती है? यार यहाँ पे आर्ट गैलरीज हैं, लेकिन वो अगेन वही बात है कि वो इतनी अच्छे तरीके से एडवर्टाइज नहीं होती। बहुत ही वो एक्सक्लूसिव लोगों को, जैसे अब बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद एनसीए, तो मुझे जो है वो नोटिफिकेशन आ जाती है, पता चल जाता है। बट आई डोंट थिंक somebody who is not associated with arts would get to know। और मैं वही सोचती हूँ कि जब हम मतलब जैसे बड़े हो रहे थे, हम पाकिस्तान आते थे, इतने फन फेयर्स ही चलो हो जाते थे ना, कॉन्सर्ट्स होते थे, फन फेयर्स होते थे, प्रॉपर थिएटर होता था। अब मुझे ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। दैट इज इट। इसीलिए वो लोगों ने वहां पर भी ना गाने गा गा कर तो डांस वांस, मतलब आई डोंट नो सीरियसली आजकल का जो क्राउड है, बच्चे, वो उनकी एक्टिविटी क्या है? इट्स जस्ट सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सेल्फी कल्चर, बस यही है, और कुछ भी नहीं है। हम लोग तो जब बड़े हो रहे थे तो बहुत सारी चीजें होती थी यार। हम लोग बहुत सारी चीजों में मतलब जाते थे आते थे, बस और कुछ नहीं तो यार पपेट फेस्टिवल्स हम इतने शौक से देखते थे। बसंत का फेस्टिवल होता था, वो भी खत्म। पर हर चीज तो खत्म कर दी है इन लोगों ने, तो आजकल के बच्चों के पास क्या है करने के लिए? हाँ, अब ये है कि बिकॉज आई एम इन एनसीए, अब जैसे ये बच्चे थोड़ा सा पहले बीच में फारिग हुए थे, तो मैं इनको रोज अपने साथ एनसीए उठा के ले जाती थी। मैं भी अपने अब्बू वाली पॉलिसी अप्लाई करी थी। वहां पर जो मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे होते थे, मैं इनको कहती थी चलो भाई एक एक ग्रुप को, अपनी मर्जी का ग्रुप पकड़ो, उनकी हेल्प करो। तो चलो कुछ इस तरह इनका दिन जो है वो प्रोडक्टिव गुजर जाता था। या अब क्या कहते हैं, इस तरह से कर लेती हूँ। या ऑब्वियसली अब जैसे मेरा एक है इस तरह का सर्कल, तो मुझे अब पता है कि हाँ भाई फलाने सर जो है वो पॉटरी की वर्कशॉप करा रहे हैं, फलाना जो है वो क्ले स्कल्पचर करा रहा है, तो चलो मैं इस तरह अगर कोई टाइम हो तो मैं इनको उनके पास मतलब भिजवा देती हूँ। लेकिन एज इट इज कि जैसे कोई इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको जो है ना
कोई इस किस्म की वो पता चलती है। लाहौर में और कराची में शायद फिर अवेलेबल है, लाहौर में बल्कि होंगे, लेकिन इस्लामाबाद इन इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा डल है। अभी सदफ तुम अच्छा आप बताओ ना कि अब तुम किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हो आजकल? यार अभी तो फिलहाल अभी मेरी एक प्रिंट एक्सचेंज हुआ। प्रिंट एक्सचेंज बेसिकली मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताती हूँ। प्रिंट एक्सचेंज इस तरह से वर्कआउट करता है कि ये एग्जीबिशंस के अलावा होता है। इसमें ये होता है कि आर्टिस्ट जो है, जैसे समझो फॉर एग्जांपल 15 आर्टिस्ट या 20 आर्टिस्ट या 25 आर्टिस्ट जो है, वो आपस में जो है ग्रुप बनाते हैं और फिर प्रिंट्स करते हैं। जो भी टेक्निक होती है, या इंडिपेंडेंट भी टेक्निक्स हो सकती है, डिफरेंट तरीके की भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर वो जो अब मेरे जैसे जितने आर्टिस्ट है, अगर 25 आर्टिस्ट है तो मैंने 26 प्रिंट्स एडिशंस निकालने हैं। एडिशनिंग वो होती है कि ये जो प्लेट होती है मेटल की बनती है, या जो भी आपकी लाइनों की प्लेट है, या जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हो, उसकी एडिशनिंग होती है। एडिशनिंग का मतलब होता है कि सेम कलर सेम पेपर होगा और वो नंबर्ड होंगे, जैसे 1/25, 2/25, 3/25। यानी कि वो ये प्रिंट मेकिंग जो है इसमें एडिशनिंग होती है। अब एडिशनिंग जब हो जाती है एक दफा, तो दोबारा उस प्लेट की एडिशन नहीं निकल सकते। तो यानी आप ये कह लो कि वो एक्सक्लूसिवली 10 प्रिंट हैं एडिशन, तो यानी कि बस सिर्फ 10 लोगों के पास वो प्रिंट्स होंगे। उसके अलावा अगर किसी को चाहिए तो फिर वो आर्टिस्ट प्रूफ के तौर आप उसको आर्टिस्ट प्रूफ लिखते हो, आप उस पर एडिशन नंबर नहीं डाल सकते। इस तरह से होता है। तो अब जैसे अभी इस दफा जो हम लोगों ने किया उसमें 17 लोग थे। तो मैंने जो क्यूरेट कर रहा होता है, जो बड़ा आर्टिस्ट होता है वही क्यूरेटर होता है। उसने जैसे अरेंज किया, सब आर्टिस्ट को ऑन बोर्ड लेकर आया कि जी हम एक प्रिंट एक्सचेंज कर रहे हैं, उसका ये साइज होना चाहिए। और इस तरह से अब इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर पोस्टेज की वजह से हमें साइज जो है वो छोटा रखना पड़ता है। A4 से ज्यादा नहीं हम करते, क्योंकि फिर वो जाहिर सी बात है उनको भी वो सारे पैकेजेस जाएंगे। अब मुझे जो है जैसे 15 आर्टिस्ट थे, तो मुझे 15 आर्टिस्ट का काम 14 आर्टिस्ट का काम मुझे मिला है। तो वो मेरे पास एक उनकी एक बुक जैसे बन गई है, तो दैट होल्ड्स वैल्यू। नाउ इफ आई वांट टू सेल इट लेटर ऑन इन लाइफ, आई कैन सेल इट इंडिविजुअल बेसिस पे भी मैं सेल कर सकती हूँ उनका काम, वो सारा प्रॉफिट मेरा होगा, या मैं उसको एज इट इज पूरी बुकलेट भी सेल कर सकती हूँ। इस तरह से होता है। तो वो मैंने 5 प्रिंट एक्सचेंजेस में काम कर लिया अभी तक। ये जो है एग्जीबिशंस जो है वो कोविड की वजह से 3 हुई थी, लेकिन वो ऑनलाइन ही थी। अभी जो है इंशाल्लाह एक अभी हम कल वही बात कर रहे थे, मार्च में एक इरादा है करने का, लाइक गैलरी एग्जीबिशन प्रॉपर। और अक्टूबर में एक करनी है, तो वो भी ग्रुप एग्जीबिशंस होंगी। तो वो फिर अक्टूबर वाली का आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। एक मैंने प्लेट बना ली है मार्च वाली के लिए। दो मैं चाह रही हूँ, मैं के चाह रही हूँ कम से कम 3 प्लेटें हो, मतलब तीन मेरा काम, तीन कम से कम प्रिंट्स हो। तो वो स्मॉल एडिशन ही मैं निकालूंगी, नॉट मोर देन 4 ऑफ 1 प्लेट। तो एक तो मैंने कर ली है, दो मुझे और उसकी करनी है, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैंने होल्ड किया हुआ था। अभी थीसिस चल रहा है तो उसमें भी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ना, अभी जो कमिंग वीक है इसमें मैं जाऊंगी, कॉपर की प्लेटें लेकर आऊंगी, क्योंकि आई वर्क ऑन कॉपर। तो कॉपर की प्लेटें वगैरह लेकर आऊंगी, उनकी पॉलिशिंग होती है वो सब करवाऊंगी। फिर उसके ऊपर जो है ना वो प्रोसेस शुरू होगा। तो वो है, प्रोसेस का सुनना है तो वो मैं बता सकती हूँ। सदफ अपनी नए उसका भी बताओ ना, वेबसाइट का जो तुम काम कर रही हो हाँ, जिसपे। साहिबा, मैं भी सदफ से ना उससे पहले ये पूछना चाह रही हूँ, ये आपने अपना एंसेस्टर्स होम की ये पेंटिंग्स शेयर की हुई है, कहाँ पर था ये? और फिर आपने नहीं अपनी नहीं, वेबसाइट के नहीं बारे नहीं, में ये बताया। एंसेस्ट्रल नहीं नहीं, ये मेरे एंसेस्ट्रल होम्स नहीं है। ये वैसे ही मैं मुझे पिंडी, क्योंकि पिंडी में मैं बहुत ज्यादा जाती हूँ फोटो वॉक्स पे अपने स्टूडेंट्स को भी लेके। और मुझे हमेशा से पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह, ये इसी तरह की, मेरी अपनी नानी माँ वगैरह का घर ऐसे ही होता था आर्य बाजार में। तो मतलब ऐसे ही होते थे मोस्टली घर, तो वो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं। और अभी ये बिकॉज ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन जो है ना, ये सारे जो है वो उनको डिमोलिश किए जा रहे हैं, और वही कंक्रीट और ग्लास की बिल्डिंगें खड़ी किए जा रहे हैं। तो बहुत थोड़े से रह गए, और जो है भी उनकी काफी बुरी कंडीशन है। और मोस्टली तो पहले ये रेजिडेंशियल एरियाज होते थे, लेकिन अब जो है ना यहाँ से लोग मूव आउट हो गए हैं, और ये जो है कमर्शियल एरिया बन गया। तो ये जो पुराने घर है ना, इनको वो गोदामों की तरह और वेयर हाउसेस की तरह मतलब इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ही सैड कंडीशन में है। तो मैं जब भी जाती हूँ फोटो वॉक के लिए, मोस्टली इस एरिया में हमारी सारी चीजें मिलती हैं, आर्ट से रिलेटेड जो भी चाहिए, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर।
तो अक्सर बच्चे भी जाते रहते हैं, मैं भी उनको फोटो वॉक्स वगैरह के लिए जब स्पेशली लेके जाती हूँ, तो मैं उसको जितना कैप्चर कर सकती हूँ कैप्चर करती हूँ। तो वो मैंने सीरीज बनाई थी रावलपिंडी के ये घरों की। ये टेट्रा पैक प्रिंटिंग थी। तो इसकी जो प्लेट्स थी वो ये दूध के डब्बों की है, बेसिकली दूध के डब्बों की प्लेटें हैं। तो सस्ता काम किया था मैंने। तो इसकी एग्जीबिशन अभी एक सरगोदा यूनिवर्सिटी में मेरी हुई थी। मई में जून में हुई थी, हाँ जून में। तो ये मैंने उस पे काम किया था। दूध के डब्बे, ये बेसिकली टेट्रा पैक, उसके ऊपर खोल के मैंने काफी बारीक कार्विंग की हुई है। फिर उसके ऊपर मैंने मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर किए हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। बट अदरवाइज आई वर्क ऑन कॉपर। कॉपर की प्लेट होती है, आप उसके ऊपर पहले हार्ड ग्राउंड लगाते हो। हार्ड ग्राउंड जो है वो उसकी बनी हुई होती है एसफॉल्ट, जिससे रोड्स बनती हैं, लुक जिसको कहते हैं। उसमें बीज वैक्स डलता है, उसमें आपका वो डलता है, लाख दाना डलता है। फिर वो जो है एसिड रेजिस्टेंस होता है बेसिकली। तो वो आप प्लेट के ऊपर पूरा उसको कवर करते हो, प्लेट को डीग्रीस करके। फिर उसके बाद किसी भी शार्प टूल से ना, जैसे नीडल कर लो, समझ लो नीडल से आप उसके ऊपर ड्राइंग करते हो। ड्राइंग जब आप करते हो तो जाहिर सी बात है वो ग्राउंड जो है वो वैक्स की तरह वो स्क्रैच आउट हो जाता है। तो जहां जहां से वो स्क्रैच आउट होता है वो एरियाज एक्सपोज हो जाते हैं प्लेट के। उसके बाद आप उसको एसिड में डालते हो, नाइट्रिक एसिड में। मैंने नाइट्रिक एसिड अभी लिया है, लेकिन वो ऑब्वियसली इट्स अ डेंजरस एसिड। लेकिन खैर मैंने ले लिया। मेरे बच्चे क्योंकि अब बड़े भी हो गए, उनको पता भी है कि ये मामा के एसिड यहाँ पे पड़े हैं, तो हाथ नहीं डालते। अदरवाइज आई यूज फेरिक क्लोराइड। वो उसमें हाथ भी डालो तो कुछ नहीं होता, वो इतना टॉक्सिक नहीं है। तो वो उससे जो है मैं इसको फिर एचिंग करती हूँ। एचिंग जब हो जाती है तो मतलब समझो ड्राइंग जो है वो आपकी प्लेट के ऊपर ट्रांसफर होगी। फिर आप ग्राउंड उतार देते हो। फिर उसके बाद और अगर उसको जब कलरिंग आपने जैसे शेडिंग करनी है, जैसे काफी सारी टोन्स हैं ब्लैक की मेरे उसमें, वो अगेन एक दूसरा प्रोसेस है, वो रोजन से होता है। और जितनी दफा आप प्लेट को एसिड में डालते जाते हो वो उतनी डार्कर 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 उन एरिया से होती जाती है। जो आपको लेस डार्क चाहिए आप उनको कवर करते हो, फिर दोबारा एसिड को प्लेट को एसिड में डालते हो, फिर निकालते हो, फिर मजीद कवर करते हो। तो इसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स और फिजिकल प्रोसेस काफी सारा इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद आप उसकी इंकिंग करते हो, वाइपिंग करते हो। फिर ऊपर गीला पेपर रख के आप प्रेस में से जब गुजारते हो तो वो जो प्रिंट है वो पेपर के ऊपर आ जाता है। मुझे ये बहुत थेराप्यूटिक लगता है प्रोसेस, ऑल्दो इट्स वेरी हार्ड वर्क बट आई रियली लव इट। तो सदफ मजदूरों की तरह काम करती हो। हाँ, मेरे वो मियाँ मुझे कहते हैं कि तुम पैदा ही मजदूर हुई थी। हाँ नहीं, मैं देख रही थी वीडियो में नाखूनों के अंदर चीजें चढ़ी हुई जमी हुई। हम तो एक अनार निकाल रहे हैं, उसका रंग चढ़ जाता तो कहते ओहो, ये क्या कलर लग गया अनारों का, काले हो गए नाखून इधर उधर से, तो हाथ मजा आया। खराब हो हम गए। लोग अभी ना हम लोग के एक सीनियर प्रिंट मेकर हैं आतिफ अहमद, उनकी एग्जीबिशन हुई थी इधर सरीना में। अब सबको पता है ना सरीना कैसा है। उधर गैलरी में एग्जीबिशन हुई थी, सतरंग गैलरी में। तो अब वहां पर हम सब आर्टिस्ट पहुंचे। अब इतना मजा आया, हम लोगों ने एक दूसरे सारे ऊपर से इतना तैयार हुए हुए, जिसके हाथ देखो नाखून देखो गंदे। और हम इतना हंसे एक दूसरे को देख के कि हाथ और नाखून इतने सबके गंदे हैं, कभी रंग लगा हुआ है, इंक्स लगी हुई है, और ऊपर से हमने जी तैयार श्यार होके हम गए हुए हैं। तो कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। यार आर्टिस्ट के हाथ बस फिर ऐसे ही होते हैं। मैंने देखा, मैंने हाथ देखे, उनमें लगा हुआ था, कलर्स लगे हुए, रंग लगे हुए। मैंने कहा ओके फाइन, ये आर्टिस्ट से ज्यादा मजदूर के हाथ लग रहे हैं मुझे। हमें लगता है कि आर्टिस्ट के हाथ वो बड़े नरम और नाजुक किस्म के होंगे। तो सदफ तो बाकायदा थोड़ी और छेने जो है ना उनके साथ ये चीजें करती है। ये अभी कह रही है ये बड़े औखे मुश्किल मुश्किल वाले काम करते हैं। मतलब एट अ टाइम मुशक्कत भी है और बारीक बीनी भी है और इतना ज्यादा काम। ये इससे अच्छा था यार वो सिग्मे और आयोटे थीटे पढ़ लेती, वो कसम से इससे आसान है। लेकिन वंस अगेन बात वही है कि जो आपका पैशन है, अगर वही आपका प्रोफेशन है, तो फिर आप बहुत इंजॉय करते हो सबको। और अगर पैशन और प्रोफेशन मैच नहीं करते, तो फिर आप रोते पीटते ही रहते हो। तो सदफ मुझे बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुन के। आई रियली एंजॉयड ईच एंड एवरी बिट ऑफ योर टॉकिंग। और उसमें जो जिस तरीके से बड़ी-बड़ी बातों को आप इतनी आसानी से निकाल गई हो, मुझे सब बहुत अच्छी लगी। मतलब आपका केयर फ्री अंदाज़, आई लव इट। वो तो जब
पहली 1-2 स्पेसेस में मैंने आपको सुना था, मुझे तभी बहुत अच्छा लगा था। आज फिर आपने जिस तरह से अपनी ग्रूमिंग के बारे में बताया और उसमें ख़ास तौर पे जो बात मुझे बहुत पसंद लगी और जिसके साथ मैं खुद को भी रिलेट कर पा रही हूँ, वो ये कि आपने ना खुद अपनी ज़िंदगी में मटीरियलिस्टिक अप्रोच रखी और ना ही आगे आपने अपने बच्चों में उसको शिफ्ट किया, रादर आपने उसको स्नब किया, बैडली स्नब किया और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। लोग बंगला, गाड़ी, कितने गज़, कौन से ब्रांड, कितनी चीज़ें, ये देख रहे होते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग ये नहीं पहनते, पहनते हैं, सारा कुछ ही अल्लाह ने दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, मतलब एक छोटा-सा पार्ट ज़रूर हो सकता है, बट इट्स नॉट एवरीथिंग। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोगों के अपने कद-काठ बड़े छोटे होते हैं, मतलब सॉरी, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे कहना पड़ रहा है, और वो फिर इन्हीं चीज़ों का सहारा लेके वो अपने आप को बड़ा शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हमारी ये जो गर्ली गैंग की स्पेसीज़ हैं, इसमें हमने हर इंसान का जो इनर है, वो क्या है और उसके अंदर क्या बड़ाई है और क्या ऐसी बात है जो किसी और में नहीं, तो वो डेफ़िनेटली हम सब में ऐसा ही है। और आपका आर्ट वर्क बहुत फ़ैबुलस है, बहुत ज़बरदस्त है। और ऊपर से एनसीए और वही वाला ज़माना बता के जिसमें मैं भी वहाँ पे रही हूँ। और फिर मेरी वो दोस्त जो एनसीए में पढ़ने के लिए इतनी वो परेशान हाल थी, उसका ख्वाब था। ख़ैर वो कनाडा में उसने परस्यू किया हुआ है अपने करियर को। वो वहाँ पे बना रही है, स्कल्पचर्स वग़ैरह बनाती है और मेरा ख़्याल है कि वो कर रही है उधर कुछ ना कुछ। तो आप भी डेफ़िनेटली इधर कर रहे हो। लेकिन आई एम श्योर वो तो एमी में बेवकूफ़ सी थी मेरे जैसी। तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हो और हैट्स ऑफ टू योर फादर कि जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से आपका वो मतलब आपकी ग्रूमिंग की और आपको सिखाया। एट अ टाइम आप लिबरल भी हो और उसके साथ-साथ आप अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जो डिवाइन पावर आप बता रही हो, आप कनेक्टेड हो, तो ये ही असल बात होती है, वो कनेक्शन इम्पोर्टेंट है। अगर वो मौजूद है, तो फिर बाकी जो रिचुअल्स हैं, वो पीछे चली जाती हैं। तो आई कैन सी दैट कनेक्शन। और मुझे आप में क्या नज़र आया, यस, वो इंडिया वाला। तो इंडिया यार, मेरी भी जो सारी आर्की वाली फ्रेंड्स थी वो भी सारी इंडिया गई थी, मेरा ख्याल है 97 में गई थी ये लोग। और मुझे भी उन्होंने कहा था कि चलो हमारे साथ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली, तो दे रियली एंजॉयड। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, बल्कि जो मेरी एफएससी की बेस्ट फ्रेंड थी वो भी आर्किटेक्ट है यूईटी से। और उसके बाद भी एक और दोस्त है, तो वो भी इसी शोबे में, मतलब अब ज़ाहिर है काम-शाम अपना कर रही हैं। मेरा चूँकि 94 सेशन था, तो 94 सेशन वाली आर्की की जितनी लड़कियाँ थी उनको मैं जानती हूँ, तो शी मस्ट बी डे स्कॉलर ना? क्योंकि अगर वो हॉस्टलाइट होती तो हाँ, फिर तो शी मैं, वाज अ हाँ, हाँ, शी वाज अ डे स्कॉलर। हाँ, डे स्कॉलर थी तो फिर मैं नहीं जानती होंगी। अगर हॉस्टल में होती तो फिर हॉस्टल में तो सभी लड़कियाँ एक-दूसरे को जानती हैं तकरीबन। हाँ, हॉस्टल तो लाइफ बड़े मजे की होती है लाहौर में हुँ। ना। और मतलब वही बात है, आप हॉस्टल में जब रहते हो ना, तो आपको तो एक दूसरे के, और स्पेशली मतलब मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है व्हेन यू ट्रैवल विद समबडी, तो यू गेट टू नो देम सो मच ना। सारी आपकी हरकतें, आपके गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, आपकी सब चीजें जो है ना वो पता चल जाती है। वो बड़ा मजे का होता है। तो वो इसीलिए जो है ना, अभी भी हम किसी को मिलते हैं ना अपने, तो वो ऐसा नहीं लगता कि किसी, मतलब जैसे नए बंदे को मिल रहे हैं। तो वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बहुत ज्यादा है। एग्ज़ैक्टली सदफ़ ऐसे ही है। हम मैं चूँकि क्लास में तकरीबन अकेली थी, किरण थी मेरे साथ, लेकिन वो ज़रा कम ही आती थी। वो गवर्नमेंट कॉलेज में साथ-साथ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स भी कर रही थी और वो सर शुएब हाशमी की स्टूडेंट थी। तो वो सारा दिन मुझे आके शुएब हाशमी की स्टोरियाँ ही सुनाती रहती थी। तो अच्छा, एनीवे, शोएब हाशमी वहां पे थे और उनकी वाइफ हमारे पास थी, हाँ, वह वही बहुत तो अच्छा, जैसे ही आपने बहुत मजे का कपल, हाँ। लवली कपल। यस दे आर। तो वो जैसे ही आपने नाम लिया ना सलीमा हाशमी का, तो मैंने कहा चलो, आप उनको देख रही थी तो किरण जो है वो शोएब हाशमी को देख रहे थे। तो यार, व्हाट अ टाइम, व्हाट अ पीपल, बड़ा ही जबरदस्त था यार। आई डोंट नो कि अब क्या है, लेकिन हमने बड़े बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हम लोग इन कांटेक्ट रहे हैं और हम लोगों ने उनसे सीखा है, सम और अदर्स।
तो बहरहाल बहुत मज़ा आया मुझे सदफ़, मैं मतलब पहले से ज़्यादा आपको जाना और बहुत अच्छा जाना। और हाँ, एक और जो मुझे लग रहा था, जब आप बता रही थी कि आपके मैथ्स में 0 आउट ऑफ 100 आए, तो मैंने मैट्रिक में 100 आउट ऑफ 100 लिए हुए हैं मैथ्स में। और आपने नॉन मेडिकल नहीं पढ़ना था और मैंने लड़ झगड़ के नॉन मेडिकल पढ़ना शुरू किया था। तो आप इतनी खूबसूरत ये काम करती हो और मैं फुट्टे के साथ भी सीधी लाइन नहीं लगा सकती। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हम दोनों ना एक-दूसरे का मिरर इमेज हैं। हमारे जो वो राइट लेफ्ट वाले दिमाग होते हैं ना, वो बिल्कुल उल्टे-पुल्टे हैं। जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, और हम बिल्कुल ऑपोज़िट हैं, बिल्कुल दोनों अलग हाँ जहान बिल्कुल। हैं। हाँ, ये मसला मेरे वो हस्बैंड के हाँ। साथ भी है, बिकॉज ही इज टोटली कंप्लीटली इनटू मैथ्स एंड फिजिक्स, और वो साइंस और लॉजिक। और मेरी तो वो ड्रीम्स ही खत्म नहीं होती ना, मतलब आई एम दैट पर्सन हु बिलीव्स इन मिथिकल क्रीचर्स, और वो उस किस्म का तो बड़ा मजा आता है। नहीं, ब्यूटीफुल यार, आई एम रियली एडमायरिंग इट। थोड़ी देर के लिए ना मेरी बड़ी बेटी, उसका परसों-तरसों पेपर है, तो वो भी रोनी रोनी शक्लें बना के बैठी हुई थी। तो मैं उससे बात कर रही थी, तो शी वाज़ लिसनिंग टू यू, तो मैंने फिर आपकी ना 1-2 चीज़ें दिखाई उसको, तो उसने कहा वाक़ई मामा ये बहुत प्यारा काम इन्होंने किया हुआ है। तो फिर मैंने कहा ये देखो ना, मैथ्स इनको बिल्कुल नहीं आता था। तो ये वही बेटी है ना जिसके मैथ्स की मैंने बात की, तो टीचर ने कहा कि बच्चे बी योरसेल्फ ना। तो उसके बाद से मैं इतनी शर्मिंदा हुई कि मैंने अब किसी को कहना ही छोड़ दिया। निक्किਆਂ ਨੂੰ तो मैं कुछ भी नहीं कहती, उन्होंने मैनू अगे लाया है। तो मैं उसको कह रही थी कोई बात नहीं बेटे, पेपर नहीं पढ़ना, ना ना पढ़े, इट्स ओके। मतलब मैं कूल मॉम बन गई हूँ, पहले भी कूल हो गई थी नॉर्वे आके, बर्फ ने मुझे कर दिया। रहंदी सहंदी कसर ट्विटर ने मेरी पूरी कर दी है कि जहाँ पर मैंने इतने डिफरेंट लोगों से बातचीत में सुनती हूँ और बहुत केयरफुली सुनती हूँ और हर किसी से सीख रही होती हूँ। और तब मुझे पहले भी इल्म था, अब उससे भी ज़्यादा हुआ है कि हम लोग कितने डिफरेंट होते हैं अपने पैशन्स में और अपने इनर में। और हर वो बंदा जिसको अपने पैशन को फॉलो करने का या अपने इनर को मतलब इनसाइड आउट करने का चांस मिलता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उनकी पर्सनैलिटीज ही डिफरेंट होती हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट होती हैं। यार वो नजर आते हैं कि यस वी आर द पीपल वी वर सपोज टू बी, क्योंकि हमने अपने पैशन को फॉलो किया है और पेरेंट्स ने उसमें हमें हेल्प आउट किया है, बजाय इसके कि वो अपना कोई उसके ऊपर थोप दे। तो ये वो बातें हैं जो मैं तो अब बेशक हमने सच्ची ये सिलसिला मज़ाक-मज़ाक में शुरू किया था, बट नाउ आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली। व्लॉग किसी ने देखना है देखे, नहीं देखना ना देखे। मेरे पास अपने रिकॉर्ड के तौर पे इतने खूबसूरत लोगों की बातें मेरे पास मौजूद रहेंगी और मैं 3-3 बार सुनती हूँ। अभी सुनी है, फिर जब मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे लगाना है तब सुननी है, जब मैंने इसको एडिट करना है तब सुननी है। तो 3 बार सुन के मुझे तो तुमसे ज़्यादा तुम्हारी स्टोरियाँ याद हो जानी है। तो तो ये है, और इट्स रियली रियली नाइस। और ये मैंने सारी ट्वीट्स लाइक तो कर ली हैं, मुझे होपफुली मिल जाएंगी। अगर ना भी हूँ और अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम हो तो अगर मुझे डीएम पे भी भेज देना, तो या फिर मैं इधर से ही देख लूंगी। तो आई मैं आई वुड, भेज दूंगी, हाँ कोई आई मसला वुड नहीं। लव टू इंक्लूड ऑल दीज, इन वीडियोस को भी शामिल करना चाहूंगी मैं। इसको ज़रा प्रॉपर वे में, ज़रा बेहतर तरीके से मैं इसको जो है ना इसकी एडिटिंग करूंगी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें और बहुत प्यारी चीज़ें हैं। And then do tell us about that what basically profession an artist can have, क्या उसमें possibilities हैं उनके पास, क्या क्या आगे जो है वो lines हैं they can join। और दूसरा जो तुमने अपने वेबसाइट जिस पे तुम अभी काम कर रही हो, the idea of the what is the idea of that website, and then when you are planning to launch it, and then what can we benefit from that? So can you just please do let us know, please? अच्छा देखो, आर्ट के ना बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। वही बात है कि पहले जो है हमेशा इसी पे फोकस होता था, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अब आई हैव दीज टीचर्स हु आर लाइक, उन्होंने ना बड़े मजे के हैं वो दोनों, जिनका मैं भी बताई थी कि मैंने अपने बच्चों को उनके पास पॉटरी के लिए भेजा था। दिस गाय ग्रेजुएटेड इन 75। एनसीए से उन्होंने 1975 में ग्रेजुएट किया था, जब मैं पैदा हुई थी। अब खुद सोचो, ठीक है।
तो आई वॉज लाइक अमेज्ड एंड आई आस्क्ड हिम स्पेसिफिकली कि सर आपने किस चीज में ग्रेजुएशन की थी, तो कहते हैं मैं सिरेमिक्स में की थी। तो आई वॉज अमेज्ड कि आज से इतने ऑलमोस्ट 50 years बैक आपने सिरेमिक्स में ग्रेजुएशन की थी, तो हाउ डिड योर फैमिली टेक इट? So, and this another one, he was based in US. Oh, Allah, such an amazing person. My God, kids love him. सर महमूद, वो पैकेजिंग में है और दुनिया के कोई ऐसा पैकेजिंग नहीं है, जैसे यूनिलीवर हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, जो जो सब क्लोजअप, इवन टूथपेस्ट के जो है ना पैकेजिंग, सर्फ की जो भी हम लोग सब यूज करें वो उन्होंने डिजाइन की हुई। अब ऑब्वियसली उनका माशाल्लाह माशाल्लाह वर्क एक्सपीरियंस ही जब 50 years का बनता है, तो आप खुद उसी से अंदाजा लगा लो कि उन्होंने कितना काम किया होगा। तो अभी रिसेंटली 3 साल पहले वो उनके बच्चे बड़े खिलाफ हुए, ही वाज सेटल्ड इन यूएस बेसिकली, लेकिन वो यूएस छोड़ के वापस पाकिस्तान आए, अकेले रह रहे हैं अभी इधर, और उनके बच्चे बहुत फिक्रमंद रहते हैं, उनको कह रहे होते हैं कि आप वापस आ जाए, अब क्या करें, लेकिन ही सेज कि मैं ना, अगर मैं किसी एक, अब मैं पाकिस्तान में ना कुछ करना चाहता हूँ कि मैं किसी एक बच्चे को भी अगर इस प्रोफेशन में लगा दूंगा या उनको कुछ बता दूंगा, तो वो जो है ना उनके लिए, उनकी मेरी मतलब, मुझे बेसिकली इज नॉट वर्किंग फॉर मनी, इज जस्ट वर्किंग एज अ पैशनेट टीचर, इज वेरी गुड। तो मैंने उन दोनों से पूछा था कि हाउ डिड योर पेरेंट्स टेक यू व्हेन यू जॉइंड एनसीए, एंड स्पेशली यू डिड नॉट गो फॉर आर्किटेक्चर, क्योंकि लड़कों के लिए अभी भी आर्किटेक्चर जो है वो फिर भी थोड़ा चलो सेफ, या ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो थोड़ा सेफ प्रोफेशन समझा जाता है। लेकिन यू नो, इफ यू आर बिकमिंग अ प्रिंट मेकर, यू आर बिकमिंग अ सेरामिस्ट, यू आर बिकमिंग अ स्कल्प्टर और अ पेंटर और टेक्सटाइल डिजाइनर, मिनिएचर आर्टिस्ट, तो वो कहते हैं कि यार ये तुम खाओगे कहाँ से, कमाओगे कहाँ से? तो यू नो यही वाली बात होती है। तो वो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने भी यही स्टोरी सुनाई कि जी एक मेरा भाई जो है वो डॉक्टर बन रहा था, दूसरे का, मेरा दूसरा भाई जो है वो आर्मी ज्वाइन कर रहा था, तो पेरेंट्स की तरफ से यही था कि तुम लोगों को तो हम ही पालेंगे, तुम्हारी बीवी बच्चों को भी हमें ही पालना पड़ेगा। तो वो देवर बेसिकली अगेंस्ट, लेकिन उस जमाने में उन्होंने किया, एंड माशाल्लाह दे आर डूइंग सो वेल फॉर देमसेल्व्स। और बल्कि ये जो सर शाहिद है जो पॉटरी कराते हैं बच्चों को, उनकी तो अब आगे से बहू भी आर्टिस्ट है, बेटा भी आर्टिस्ट है। और मैं उस दिन उनको जब मिलने के लिए गई थी, तो छोटा सा क्यूट सा ईजल रखा हुआ था, 2 साल की पोती है वो भी ईजल पे बैठी हुई थी, इतने मुझे वो क्यूट लगे, अपनी पोती के साथ बैठ के काम कर रहे थे। वो छोटी छोटी ड्राइंगें बना रही थी कैनवस के ऊपर, और वो अपना काम कर रहे थे। तो द थिंग इज के मजे की बात है कि कभी इस प्रोफेशन को ना, वो पेरेंट्स हमेशा से वो मटेरियलिस्टिक उसमें देखते हैं कि भाई कमाओगे क्या, खाओगे क्या। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये मेरा अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, और दूसरा मैं जो इर्द गिर्द देखती हूँ, आर्ट, अगर आप आर्ट को कोई बच्चा परस्यू करता है ना पैशनेटली, उसमें ना चीजों को हल करने के, सोल्यूशन निकालने के ना, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत खुल जाती है। सोल्यूशन निकालना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और मजे की बात ये कि जब हम एक क्लास में भी जब हम असाइनमेंट देते हैं, अब अगर मेरे पास 20 बच्चे हैं क्लास में, असाइनमेंट एक ही है, क्यूरी एक ही है, लेकिन उसके यार 20 हल निकलते हैं, यू नो प्रैक्टिकल हल निकलते हैं, जिसपे फिर हम कमेंट करते हैं या उसको बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, उस पर कोई फीडबैक देते हैं। अब क्या होगा कि अगर साइंस का एक क्वेश्चन है कि दिल जो है वो, मुझे ये फैसिनेट करता है बेसिकली, आई एम नॉट डिमीनिंग एनी अदर प्रोफेशन बट जस्ट सेइंग सो, कि हार्ट है वो ब्लड कैसे पंप करता है। अब वो 50 बच्चा भी होगा, वो एक ही जवाब लिखेगा कि हार्ट ऐसे ही ब्लड पंप करता है, क्योंकि वही उसका तरीका है। लेकिन अगर आप एक ये क्यूरी कर रहे हो कि सोशल अवेयरनेस कैंपेन है, और हमने जी कैंपेन करनी है फॉर एग्जांपल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वुमेन के लिए सेफ बनाना है, तो वो अगर 50 बच्चा है तो वो 50 हल निकाल के लेकर आएगा यार। और मतलब एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस निकलेंगे। सो वो मुझे बहुत ज्यादा इसका प्रोसेस फैसिनेट करता है। और जहां तक प्रोफेशन की बात है साइमा, इतना ज्यादा इतनी मजे की बात है कि मैंने अब खुद, मैं तुम्हारे सामने हूँ, आई ग्रेजुएटेड एज अ ग्राफिक डिजाइनर, बट मैं म्यूरल पेंटिंग करती रही हूँ, मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करती रही हूँ, मैं प्रिंट मेकिंग कर रही हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ। सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु वर डूइंग, who did architecture, who were doing textile, they are making furniture now, they are working in textile industry, you know। और अब तो because of social media, आप ये Instagram पे भी आप pages देखते हो, so many of my students are already selling artists,
you know, even though they are not in visual communication design, maybe they are in printmaking, maybe they are doing painting, maybe they are doing miniature, वो इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स पकड़ रही है, वो कोई सेट डिजाइनिंग कर रहा है पीटीवी में, कोई कौन से कई मीडिया चैनल पे काम कर रहा है। सो इट इज वेरी क्या कहेंगे आप उसको, कि इंटरचेंजेबल प्रोफेशन है। आप यू जस्ट हैव टू इक्विप योरसेल्फ विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स। फाइन आर्टिस्ट के लिए स्पेशली हम उनको ये कहते हैं, और अब हमने डाला है कि उनको डिजिटली भी हम एड करें। तो देन देर इज स्काई इज द लिमिट यार। अगर तुम ग्राफिक डिजाइनिंग को सिर्फ उठा लो तो हमारे दिमाग में प्रिंट आता है, हाँ अभी ब्रांडिंग कर ली, पब्लिश हो गई, कोई ब्रोशर बना लिया, किसी कंपनी ने अपना लोगो बनवा लिया, नहीं। अब इसी के अंदर, इसी में से बच्चे निकल के जिनका जो फॉर्टे होता है या जो जिस चीज में अच्छे होते हैं, एनिमेशंस की तरफ जा रहे हैं, गेम प्ले की तरफ जा रहे हैं, ये वेबसाइट की तरफ जा रहे हैं। आपकी बहुत सारी मतलब इवन अगर आप हम एनिमेटेड मूवीज देखते हैं डिज्नी की, तो उसमें लिस्ट देखती हो, क्रेडिट्स जब एंड में आते हैं, लाइटिंग का अलग है, टेक्सचर आर्टिस्ट अलग है, कैरेक्टर डिजाइनिंग कोई अलग कर रहा होता है, मतलब उसकी पिक्चराइजेशन कोई अलग कर रहा होता है, सेट डिजाइनिंग सेटिंग अलग कोई कर रहा होता है। तो दीज आर ऑल, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? दे आर क्रिएटिव चिल्ड्रन, they are creative talented people who have been exposed to this, who have been trained in this, and it's not like they're specifically trained in that। आप अपने आप को इस प्रोफेशन में तो आप exactly like IT का कह लो कि you can keep on growing yourself ना। It has so many faces, like one of my friends, she also graduated as a graphic designer, but then she went to London and she did masters in computational arts। जो हम installations देख रहे होते हैं, हम बुर्ज खलीफा पे जो लाइटें यार चमक रही हैं तो 2 दिसंबर को, वो कौन कर रहा है, उसकी डिजाइनिंग कौन कर रहा है? सो ऑल दिस एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, आपकी गुरिल्ला वॉर, वो जो गुरिल्ला मार्केटिंग के अंदर जो सारी इंटरेक्टिव आर्ट्स होते हैं, सब ये कौन कर रहा है? सो दिस ऑल इज कमिंग फ्रॉम क्रिएटिव फील्ड्स, एंड यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली स्टडी in that specific field to do it। anyone from any जो थोड़ा सा जिसकी क्रिएटिव ट्रेनिंग हुई भी है, वो कोई भी फील्ड आगे जाके परसू कर सकता है ना। तो मतलब ये मुझे तो लगता है ये तो बहुत ही मजे का प्रोफेशन है। एक तो मजा भी है अगर कोई पैशनेट है इसके बारे में, और आप कोई भी लाइन ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जस्ट जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव जो आपका जो टैलेंट है वो थोड़ा सा अगर उसको पॉलिश कर दिया जाए, आप कोई भी फील्ड ले सकते हो। सो बेसिकली अब वो नहीं है। हाँ अभी भी कुछ है, जैसे जो हमारे, क्योंकि एनसीए में तो ऑल ओवर द पाकिस्तान बच्चे आते हैं। अभी जैसे एक बच्चा आया, उसने पेंटिंग ली थी, अब ही वांट्स टू डू पेंटिंग एज अ मेजर, लेकिन उसके बेचारा वो बलूचिस्तान का है, तो वो कह रहा था मैम मुझे प्लीज वीसीडी में रख ले, वीसीडी में। अब हमारे पास सारी सीट्स फुल हो गई थी। मैंने कहा भाई क्यों वीसीडी में आना चाहते हो, तुम्हारी ड्राइंग इतनी अच्छी है, तुम इतने अच्छे इलस्ट्रेटर हो, तुम फाइन आर्ट्स में काम करो, तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली तुम्हें वो लोग डेवलप कर देंगे, तुम वीसीडी में आके क्या करोगे? तो मैंने कहा फिर वीसीडी में तुम्हारी ड्राइंग इतनी डेवलप नहीं हो सकेगी। तो वो मुझे कहते हैं कि मैंने अपने अब्बू को नहीं बताया था, वो उनको पता चल गया, वो कह रहे हैं मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा अगर तुमने पेंटिंग बनाई तो हम इतना हंस रहे थे कि मतलब देखो, बेचा कहता है, मेरे अब्बू कहते हैं तुम्हें इसको क्यामत के दिन तुम्हें जान डालनी पड़ेगी इसमें, तो तुम मेरे घर में नहीं घुसना, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। तो अब मैं क्या करूं मैम, मैं फंसा हूं। फिर हमने उसको रख लिया वीसीडी में कि चलो आ जाओ। तो अब मैंने उसको गाइड किया है कि ठीक है, जब तुम कोई प्रॉब्लम निकालते हो, कोई सॉल्व करते हो कोई, तो तुम्हारी क्योंकि इलिस्ट्रेशंस जो है वो बड़ी जबरदस्त है, तो तुम डिजिटल पे भी मत जाओ बेशक, तुम साथ साथ उसको ट्राई करते रहो, लेकिन तुम इलिस्ट्रेटिव बेस्ड वर्क निकालो। तो वो वही करता है वहां पे, चलो उसकी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो एक डायरेक्शन देने की बात होती है। तो ये है मसले हैं। अब एक जो बच्चा है बेचारा, वो भी, उसका भी यही प्रॉब्लम है। उसको घर से, मुझे उस दिन कहा था कि मैम वो मिनिएचर कर रहा है। अब लड़का होके वो मिनिएचर कर रहा है, अब उस बेचारे का क्या, मतलब घर वाले सोच रहे हैं कि क्या स्कोप है, लेकिन ही इज माशाल्लाह ऑलरेडी अर्निंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, अभी से वो कर रहा है। तो मुझे कह रहा था उस दिन कि मैम मेरे फादर मुझसे बहुत खफा रहते हैं, वो मुझे बहुत कहते रहते हैं कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं होगी, और वही सब जो टिपिकल बातें होती है। तो मैंने उनको कहा क्या तुम्हारे भाई क्या करते हैं? कहते हैं एक भाई जो है मेरा डॉक्टर बन रहा है, एक भाई जो मेरा इंजीनियर बन रहा है, और मैं जो हूँ यहाँ एनसी आ गया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तो मुझे बताओ कि वो कितना कमा के ला रहे हैं घर पे? तो कहते हैं नहीं मैम अभी तो वो पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा तो अपने अब्बू को, जब तुम्हारे अब्बू ये बात कहते हैं ना, तो उनको कहना कि वो तो अभी पढ़ ही रहे हैं और वो पढ़ते ही रहेंगे, फिर कहीं जाके वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, मैं तो अभी से कमा रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो फिर हंसने लग गया कि हाँ जी मैम मैं ये बोलूंगा उनको। मैंने कहा बोल देना उनको। तो तो ऐसा तो नहीं है। तो अच्छा अच्छा, वेबसाइट का जो तुम साइमा पूछ रही थी,
उसका ये है कि यार मैं तुमने ही आइडिया दिया था यार, अभी तो मैं बना रही हूँ, देखो कैसे बनती है। मैं वही सोचूं कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज कुछ शुरू करा दूंगी उसके ऊपर, बच्चों के लिए भी जैसे होते हैं। मुझे काफी लोगों ने, मैंने इटली में एक वर्कशॉप कराई थी, वो बड़ी अच्छी गई थी, 3 डे वर्कशॉप थी। तो उधर से भी मेरे माइंड में था, बट देन अगेन वही बात है, बिकॉज ऑफ कॉलेज एंड अदर थिंग्स आई गॉट सो बिजी। तो अभी तुमने मुझे काफी पुश किया है, तो आई वाज थिंकिंग सीरियसली अबाउट इट, तो आई आस्क्ड शयान के स्टार्ट बिल्डिंग इट। तो देखो वो बनाता है तो फिर इंशाल्लाह मैं करती हूँ। मेरा यही इरादा है कि मैं ऑनलाइन फिर क्लासेस कर लूँ, कोई जैसे वीकेंड के ऊपर जब मैं फ्री होती हूँ, तो बच्चों के लिए भी, या प्रिंट मेकिंग से भी रिलेटेड। प्रिंट मेकिंग जरूरी नहीं है कि हर एसिड से भी हो, देयर आर मेनी नॉन टॉक्सिक मेथड्स एज वेल। And when I was conducting printmaking classes at Edopia with kids, so obviously I was not using metal plates and those difficult tools and acid वगैरह। तो there were many other things as well, जिससे आप print making कर सकते हो using anything that is available at your home, और हर एक के घर में होती है। तो उस तरह की भी वर्कशॉप्स जो है वो करवाई जा सकती हैं ऑनलाइन। बस अच्छा, यही था। थैंक यू सो मच सदफ। मैं आप सबको एक चीज बताऊं सदफ के बारे में, शी इज सो पैशनेट अबाउट इट। और अब जब मेरा बेटा, क्योंकि अभी जीसीएसई कर रहा है और उसके पास आर्ट का सब्जेक्ट है, आर्ट डिजाइन, तो सदफ ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई। और पता है, लोग नहीं बताते हैं, लोग बहुत ज्यादा स्टिंजी भी होते हैं टू शेयर देयर नॉलेज। और सदफ तो इतनी, इसने मुझे चीजें बताई कि साइमा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो प्रिंट मेकिंग के लिए। And she is willing to actually help him in his work, in his studies. तो मुझे फिर वहां से आइडिया आया कि why not we just start a Sadaf should start online classes. And then obviously I'm gonna be, my son and my daughter, they will be the first students of Sadaf जैसे ही इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अभी मैं जा रही हूँ बेल्जियम, तो मैं अपने नीस और मेरा नेफ्यू जो है, क्या कहते हैं, उनको भी मैं साथ में इनरोल करवाऊंगी। एंड देन वी गोना हैव ए वन सेशन विद सदफ ऑनलाइन। एक फन सेशन हम करेंगे वहाँ पर। और उसके बाद क्या कहते हैं, वी आर जस्ट, आई एम वेरी सीरियस दैट वी शुड बेनिफिट फ्रॉम सदफ। इसमें कि ये नहीं कि क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है तो हम जी फ्री में काम करवाना शुरू करा दें, नहीं। वी नीड टू एक्चुअली appreciate her work, her, you know, the experience, her knowledge. And then if she can teach online, why not? There are so many people who are teaching online, जो ऑनलाइन ही क्लासेस होती हैं जिनकी वो करते हैं। तो why not we just get it from Sadaf? तो जब सदफ की वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, तो हम उसको अपने ट्विटर पे हम ज़रूर उसको एडवर्टाइज करेंगे। एंड सदफ, मैं तो आ रही हूँ, मैं तो अपने बच्चों को लेकर आ रही हूँ भी, डेफिनेटली। मोस्ट वेलकम यार। तुम्हें पता है मुझे इतना शौक है, मेरे घर कोई आता है तो उसको वक्त पड़ जाता है, खैर वक्त नहीं पड़ता तो एंजॉय। मैं कोई डिनर करती हूँ ना, मैं बच्चों को सबको स्टूडियो में ले आती हूँ, मेरे साथ में डिनर कर चल रहा होता है। वहां की खप अलग होती है। मैं प्रिंट मेकिंग जरूर करा के भेजती हूँ, जो भी आता है मैं उसको कहती हूँ चलो भी बैठ जाओ ड्राइंग करो। सिविल को, छोटे जो ज्यादा बच्चे होते हैं, वो सिविल को कहती हूँ चलो भाई इनको पेपर दो, अपनी मार्कर्स निकाल के दो, कुछ कराओ इनको, कुछ बना। तो वो इतने खुश होते हैं। मैं कुवैत में भी यही करती थी, उस वक्त तो खैर बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैं जरूर आर्ट वर्क कराती थी। वो सब मेरी जो फ्रेंड्स है ना, वो मुझे इतने ताने मारती हैं, वो कहती है तुमने तो हमें इतना बदनाम किया हुआ है। हमारे बच्चे कहते हैं आपको कुछ नहीं आता, सदफ आंटी इतना कुछ बना के देती थी हमें। तो वो याद करते हैं, मैं उनसे बनवाती थी, चलो ये बनाओ, मास्क बना लेते हैं, चलो अब हम यूं ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो मैं उनको इस तरह की एक्टिविटी को, मुझे खुद बड़ा मजा आता है। तो मैं कहती हूँ बच्चे बनाते थे, कोई काम करने बैठे, मैं उनके साथ खुद बैठ जाती हूँ कि चलो मैं भी बनाती हूँ, तुम लोग भी बनाओ। तो वो फिर बड़ा मजा आता है। यू नो, वर्किंग विद चिल्ड्रन इज एन आर्ट। हर कोई बच्चों के साथ जो है ना काम नहीं कर सकता, हर कोई बच्चों को के लेवल पे आके उनको नहीं सिखा सकता। ये बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है, तो आई रियली अप्रिशिएट सदफ में ये क्वालिटी है। एंड देन वी शुड ऑल एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच सदफ। आपने, हम आज तो बहुत मज़ा आया, वी थॉरली एंजॉयड ऑल द कन्वर्सेशन। सदफ की सारी बातें हमें बड़ी मज़े की लगी। बड़ा एक जिसे कहते हैं कि लाइट हमारी इंफॉर्मेटिव स्पेस रही आज की। थैंक यू सो मच। ये जो है, थैंक यू। कीप शेयरिंग योर ब्यूटीफुल आर्ट वर्क विद अस। हमें जो है ना, क्या कहते हैं, अच्छी चीज़ें देखने का भी बड़ा शौक है, और वाकई इज जस्ट लाइक ए ट्रीट टू आवर आईज एज वेल।
थैंक यू सो मच साइमा, डॉक्टर शैला, बाकी सब भी थैंक यू सो मच। तो है ना, जिन जिन के पास तालियां बजाने का है ना, इकट्ठे सदफ के लिए तालियां बजा दें। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। सदफ, मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत मजा आया यार, लिटरली वी लर्नड लॉट, और इतनी खूबसूरत चीजें हमने देखी, और रियली रियली नाइस। मैं ये कहने वाली थी कि असल बात पता है क्या है, ये मेरा यकीन था कि हम सब लोग जो है ना, डिफरेंट हैं और स्पेशल हैं, सब के सब। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली 1%। और हर बंदा जो है ना, वो अपनी कहानी का हीरो है। तो बड़ा मजा आता है यार, जब कोई बंदा अपनी स्टोरी सुना रहा होता है ना, तो लिटरली वो इतनी इतनी जबरदस्त बातें हमें पता चलती हैं उसमें। और फिर हम अप्रिशिएट कर पाते हैं एक दूसरे को। जैसे गुलदस्ता होता है ना, उसमें हर फूल का एक अपना रंग है, अपनी खुशबू है। तो जरूरी नहीं है कि सबने एक जैसा ही होना है। अगर सब एक जैसे हो गए, तो वो तो पूरी नेचर का साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो ना ही हमें उस तरह से वो सोचना चाहिए। हम सब अपनी अपनी जगहों पे कमाल लोग हैं। हम में से कोई भी किसी से कम नहीं है। जिसके बारे में भी बात करेंगे, वो हमें पता चलेगा कि वो कितना इनक्रेडिबल इंसान है अपनी जात में। हमने परिवेश से शुरू किया था, और मतलब आइडिया देखो ना कहाँ से लिया। एवी बैठे वो एक लड़की, वो दोबारा आई ही नहीं, जिसने सवाल किया, जवाब दिया। हमने वीलॉग बना लिया, स्पेस कर ली, फिर साइमा की हमने बात सुनी, फिर आज हमने सदफ की सुन ली। अगली दफ़ा हम इंशाल्लाह ताला नौरीन की कर रहे होंगे। माशाल्लाह, सबसे मज़ेदार बात हमारे गर्लिया की ये है कि हम सारी जो हमारी हिस्से मज़ाह है ना, ये आपस में बड़ी मिलती है। अगर ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही यूनिक और बहुत प्यारी स्पेस है। और सॉरी कि मैं बहुत लेट आई और मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। अब रिकॉर्डिंग में वो मज़ा तो नहीं आता जब पार्टिसिपेशन में आता है। तो इंशाल्लाह आइंदा मैं इन टाइम ज्वाइन कर लिया करूंगी। ठीक है शैला आबिदा, और आपने साइमा। सुना नहीं, शायद डॉक्टर शैला ने कहा कि उन्होंने अपने फ्यूचर प्रोग्राम के लिए, मेरा मतलब है फ्यूचर के लिए ये सेव करना है। ये हमारे लिए उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं नहीं, होता। नहीं, हमारा भी तो फ्यूचर है ना। हमारे पास ऑप्शन तो रहेगी, यूट्यूब पे लगाएगी। आज की हमारी गर्ल ऑफ द ईव जो थी ना, ये सदफ थी, और सदफ को हमने बड़ी इज्जत दी। हालांकि वैसे तो ये बैक डॉक्टर शैला कह रही है शॉट वैसे इज्जत के काबिल नहीं हो, लेकिन चलो हमने तुम्हें दे दी है थोड़ी सी सदफ, तो तुम ले लो अच्छा ज्यादा, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ना आप सर पे। अच्छा अब वापस अरे नहीं साइमा, आज ऐसे नहीं कहते, हम कहते हैं आज बड़ी वीआईपी थी है ना, सदफ, वेरी अब गुड ना वापस पर्सन। आ जा तू। हम तो उतर जा नीचे। मैं वापस आ गई हूँ, वापस आ मैंने गई कहा हूँ, जो वापस होती आ है गई। ना, वो हमने सीढ़ी चढ़ा दी थी, अब वो चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था, अब तो नीचे भी उतर आ खुद ही से। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सदफ, इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर लिसनिंग टू सदफ। और इतना मजा आता है सदफ की आर्ट की बातें देखने में, सुनने में। आई थॉरली एंजॉय। सदफ तो खैर शेयर करती रहती है मेरे साथ, और हम लोग जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ। तो हम लोगों ने कहा व्हाई नॉट बी लाइक व्हाई शुड वी जस्ट बेसिकली द ओनली वन कि जिसके साथ सदफ शेयर करे। सदफ को सबके साथ करना चाहिए, शी इज सच ए टैलेंटेड पर्सन। तो इट वाज ए प्लेजर सदफ। वी थॉरली एंजॉयड दिस स्पेस। मेरे ख्याल में आज वाली स्पेस जो है ना, वो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और लाइट, और वो बड़ी मजे की थी। इट वाज गोइंग लाइक, मुझे लग रहा था कि आज वाली जरा ट्रैक पर चल रही थी ना। हम सब बड़ी कमाल औरतें हैं, सॉरी लड़कियां हैं। लमिया नाउज़बिल्ला, तौबा तौबा, कानों को हाथ लगा रही मैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हम सब बड़ी कमाल की लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और हम कुछ भी कर सकती हैं। और हमने बहुत कुछ किया है, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वेरी हाई होप्स विद दीज स्पेसेस के हम लोग इंशाल्लाह, ये जो एक प्लेटफॉर्म हमारा बन गया है, आई होप कि इसमें हमें बहुत सारी और ख़वातीन से मिलने का भी मौका मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने का भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शैला फॉर ब्रिंगिंग दिस आइडिया। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी आप सबसे। अल्लाह हाफिज एवरीवन, थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया आपका, साइमा, सदफ, आबदा आपा, नेक्स्ट हमारी गर्ल ऑफ द नौरीन, जिया, शाजिया, इरम, आप सब लोग लिसनर पे रहे सारा टाइम और आप स्पीकर पे आए, ज़रूर बात करें। और एक दिन आपको भी हमने इस गर्ली गैंग की जो है ना गर्ल ऑफ द ईव बनाना है, कोई बच नहीं पाएगा। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए ढेर अल्लाह सारा। हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। यकीन जानिए, आज तक मैंने जितनी भी स्पेसेस वाली वीडियोस को एडिट किया है, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इस वीडियो को एडिट करते हुए आया। सदफ़ की बातें थीं कि कुछ भी मेरा काटने को जी नहीं चाह रहा था, उसकी वजह से ये तकरीबन क्या बल्कि पूरे 1.5 घंटे का व्लॉग हो गया है। लेकिन मैं एक लम्हे के लिए भी बोर नहीं हुई। तो ये कोई कमर्शियल तरीके के व्लॉग्स तो मेरे हैं नहीं कि मुझे 10 मिनट का व्लॉग बना के कोई पैसे कमाने हैं। ये मेरे अपने रिकॉर्ड के लिए हैं, मेरे अपने दोस्तों के लिए हैं, और इसको मैं जब जब सुनूंगी मैं बहुत एंजॉय करूंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।